मसल बिल्डिंग के हिसाब से रहेगा। तो उसके हिसाब से देखो, सबसे पहले जो चीज़ अपने को समझनी है कि वर्क करने के लिए आपको बेसिक साइंस पता है तो उसके आगे कुछ नहीं होता। फाउंडेशन समझ में आ गया, एक बार बेस क्लियर हो गया, वर्कआउट कैसे करना है, कौन सा वर्कआउट करना है, किस टाइप का करना है, वो सब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि मसल ग्रोथ होता कैसे। वही वाला साइंस समझ रहे अपन, वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर बेस क्लियर हो गया तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है कि वर्कआउट कैसे करना है, वो सिलेक्शन आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी सबसे पहले देखो, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अभी जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था 2006 के आसपास, अभी उस टाइम कैसा था, टिपिकल बहुत अलग माहौल था जिम का। तो अभी गुरुजी रहते थे जिम में एक, अब गुरुजी ऐसे मतलब बॉडी बिल्डर थे अपने टाइम के, बाइसेप अच्छे बड़े, काफ भी बड़ा है, लेकिन अब पेट भी बाहर आ गया। और वो बैठते हैं चेयर पे अपनी सुबह सुबह आके, अब सारे बच्चे आएंगे, उनका पैर नहीं छूते, घुटना छूते, बोले ऐसा करके स्टार्ट करेंगे अपना वर्कआउट। और अगर वो उठ के आ गए किसी को सिखाने, मतलब उस दिन बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब वो अपनी चेयर से नहीं हिलेंगे। और दूसरी चीज़, चप्पल पहन के आप जिम में नहीं आ सकते, बोले वो सब चप्पल जूते सब बाहर उतारना पड़ता था। वहाँ पे ऐसा था, पहली बार मैं गया, मतलब नया था, पहली बार स्टार्ट किया था, तो मैंने पूछा सर क्या करना है, तो बोले मशीन दिख रही है मशीन कर लो। तो मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया था मैंने, बोले कितनी बार करना है, बोले सब एक एक बार कर लेना। तो एक एक बार किया, चले गए। अब पहली बार किया, अच्छा भी लगा। अब वो 1 महीने तक कोई चीज़ कर रहा था। अब उसके बाद वो बताने वाला कोई नहीं है, 1-2 बार पूछ लो तो बोलते हैं कि 2 बार कर लो, ये डंबल से कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे टाइप का। तो मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में गाइडेंस जब नहीं मिलता ना तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्या करना है समझ में नहीं आता। तो अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्टिंग में वो चीज़ क्लियर हो जाए ना तो आपका बहुत लंबा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि एक बार आपने स्टार्ट किया तो एक रहता है, क्लैरिटी रहता है ना कि करना कैसे, तो करने में इंटरेस्ट भी आएगा। वरना फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है, करते आते थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते, छोड़ देते, है ना। और दूसरा भी, अभी पहले तो इतना नहीं चलता था, अभी नेट पे इतना चलता है। अभी मेरे को एक याद है, बीच में ये आया था तरुण गिल, पता है ना। तो बोले मैगी खाने से बॉडी बनती है, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, अभी उसने बोल दिया मैगी खाने से बॉडी बन रही है। सुना है तरुण गिल के बारे में, सुना है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है, और उसकी बॉडी अच्छी है। तो अब वो कैसा है, बॉडी अच्छी है, मतलब उसको वो सही बोल रहा है। आधे लोगों को ये लगता है, फॉलो करने वाले रहते हैं। अब वो बोल रहा है मैगी खाने से बॉडी बनती है। अभी उसको रिफ्यूट करके दूसरे वो आ गए वीडियो कि बोला अरे पागल है क्या, ऐसे बॉडी नहीं बनती है, वो करके वो भी वीडियो बनाए। तो अभी उसको क्या मिला, व्यूज़ मिला, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसके वीडियो चल गए। अभी देखो वो क्या है ना, अभी वो मैगी खा रहा है वर्कआउट के बाद, तो बेसिकली ये कि कार्ब का सोर्स है, लेकिन बेटर सोर्सेस हो सकते थे। और कार्ब खाने से बॉडी नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन वो चाहिए। तो किस टाइप का कार्ब से, अब उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था तो मैगी डाल दिया कि मतलब ऐसा लगना चाहिए कि कुछ अलग चीज़ कर रहा हूँ मैं, तो फिर थोड़े लोग बात करें, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज रहते हैं। तो आपको अगर बेस क्लियर नहीं है तो ये रहेगा कि ये सही बोल रहा है, फिर उसको रिफ्यूट करके दूसरे ने बनाया है, उसकी जगह ये खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो वो भी खा सकता है। एक्चुअली मैगी भी कोई इशू नहीं है, अगर क्वांटिटी में जितना चाहिए कार्ब्स उतनी क्वांटिटी में खा रहे हो, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम है, बेटर ऑप्शन हो सकते हैं कार्ब्स के। इसलिए अगर न्यूट्रिशन का बेस क्लियर है तो इस पर कभी डाउट नहीं आएगा कि ये सही है गलत है क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक चीज़ है। तो आज अपन बेसिक में कवर करेंगे मसल कैसे ग्रो हो रहा है, उसके बाद उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन कैसे देना है प्रॉपर, ठीक है। बस 2 चीज़ें रहेगी बेसिक। और चालू करने के पहले अगर अपन पहले एक्सरसाइज साइंस पे जाएंगे, उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंडसेट सही होना। ये जब मसल ग्रोथ की बात आती है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का प्रोसेस नहीं है, उसके लिए लगता है कम से कम 1 से 2 साल का आपको लेके चलना पड़ेगा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से, है ना। क्योंकि अगर आपको ग्रोथ देखना है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं दिखेगा कि आप बोलो कि अरे चेंज होगी बॉडी। वो जो एक्चुअल चेंजेस देखना है वो 1 से 2 साल लगता है कि हाँ बोले स्ट्रक्चरली बॉडी चेंज हो गया है, मसल पहले से ज़्यादा डेवलप हो गया। लेकिन वही है, अगर कोई आता है जल्दी बॉडी बनाना है, अब वो 2-3 महीना करता है, दिखता है कि यार कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर छोड़ देते। तो वो फिर साइंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा कितना भी पढ़ लो, अगर आप कंटिन्यूटी नहीं ला पा रहे हो अपने वर्कआउट्स में तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे। तो उसके बाद दूसरा, एक बार ये हो गया, अपना माइंडसेट बन गया कि अपने को थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, टाइम लगता है बॉडी बनने में। उसके बाद आप जिम कितना रेगुलर आ रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो कम से कम रेगुलर का मतलब है कि 6 के 6 दिन आ रहे हो तो ही मतलब मानेंगे। मिनिमम 4 डेज चाहिए, मसल ग्रोथ करना है तो इतना अपने को वर्कआउट चाहिए कि 4 डेज में इतना सारे मसल्स टारगेट हो जाते हैं एक बार। 6 दिन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर पा रहे हो तो मिनिमम एटलीस्ट इतना रखो कि 4 दिन करो, तो उससे इनफ स्टिमुलेशन मिल जाता है ग्रोथ का। तो ये जो 2 चीज़ें ये बेस रहेगा आपका। तो साइंस समझो, उसके पहले ये समझो कि रेगुलरिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये 2 चीज़ सबसे पहले मैटर करता है, क्योंकि उसके ऊपर ही साइंस आएगा। अगर रेगुलर ही नहीं रहोगे तो साइंस पढ़ के भी क्या करोगे, ग्रोथ कुछ दिखेगा नहीं। तो ये 2 चीज़ पहले बना लो कि अपने को रेगुलर रहना है।
और दूसरा चीज़, रेगुलर रहने का मतलब ये नहीं होता है कि जिम में रेगुलर, ठीक है काम आ गया, बाहर चले गए, एग्ज़ाम आ गई, बीच में छोड़ना पड़ गया, ठीक है वो ठीक है, लेकिन वर्कआउट क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अभी एग्ज़ाम है, आधा घंटा दिन का निकाल लो, घर पे वर्कआउट कर लो, पुशअप्स कर लो, बॉडी वेट स्क्वाट कर लो, कहीं पे लटकने की जगह पुलअप्स कर लो, बैग में बुक्स डाल दो, पहन लो, पुशअप्स कर लो, वेट ऐड हो गया। अभी ये मसल ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन जो मसल है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल ग्रोथ हो गया ना तो जो ग्रोथ हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अगर आप जिम स्किप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वर्कआउट भी स्किप होना चाहिए। तो भले ही बाहर जा रहे हो, जो भी इवेंट है कुछ भी, आधा घंटा निकालो एटलीस्ट, ऐसा है कि कुछ स्टिमुलेशन दे दो मसल को कि एटलीस्ट जो ग्रोथ हुआ है उतना मेंटेन रह जाए। फिर वो जब वापस आएंगे तो फिर उसके ऊपर से स्टार्ट होगा, वरना वापस माइनस से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। तो एक तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दूसरा कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ आपके बन गए बेस। इसके ऊपर आता है साइंस, क्योंकि इसके पहले साइंस का भी कोई मतलब नहीं है। अभी सबसे पहले कि मसल ग्रोथ होता कैसे, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे मसल नॉर्मल था, अभी इतना हो गया, तो हुआ कैसे? तो जब अपन जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं? तो जब अपन जिम में वर्कआउट करते हैं तो अपन मसल को ग्रो नहीं कर रहे, अपन मसल को डैमेज कर रहे हैं। जब वर्कआउट होता है तो मसल्स पे स्ट्रेस आ रहा है, वो जो स्ट्रेस है वो मसल के, समझ लो एक अपना मसल है, ठीक है, ये इसके टेंडन होगा, ये एक मसल बेली होता है, और इसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, ठीक है। तो जब अपन वर्कआउट कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं ना, इसको लोड दे रहे हैं, और जब स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट होता है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वो पावरफुल हो रहा है, मतलब जितना वेट उठा है उतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। तो ये जो मसल है, समझ लो ये फाइबर है ना, तो ये फाइबर अपन एक इधर ले लेते बड़ा वाला, अब इसमें ना ऐसे क्रैक्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी जब अपन ने ये किया है ना, तो एक्चुअली ये हो रहा है कि अपन उसको डैमेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं रही है, फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो ये जो होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है ग्रोथ का, पहले ये डैमेज क्रिएट करना। तो आप ये बेसिकली स्टिमुलेशन दे रहा है ग्रोथ के लिए, इसके बिना कितना भी प्रोटीन खा लो, कोई स्टिमुलेशन नहीं आया तो ग्रोथ भी नहीं होगा। तो अपना जो सबसे पहला स्टेप है माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करना, मतलब ये कंट्रोल्ड स्ट्रेस है, हेल्दी स्ट्रेस है। कितना अच्छा लेवल का दे रहे हो मैटर करता है, ओवर कर दोगे तो ओवर ट्रेनिंग में चले जाता है कि इतना डैमेज हो गया कि रिपेयर होने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपने को ये देखना है कि सबसे पहले कितना माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में वो भी नहीं सोचना, वो एडवांस लेवल पे कि ओवर ट्रेनिंग वाला सोचने का, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना लोड आएगा ही नहीं बॉडी पे कि मसल को कि ओवर ट्रेन कर रहे हो आप। तो समझ लो पहले अपन 1-2 साल के हिसाब से बात कर रहे हो, तो आप सोचिए मत अपन ने कितना अच्छा वर्कआउट किया, मतलब कितना अच्छा माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट किया, मतलब कितना डैमेज क्रिएट कर पा रहे अपन बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे की स्टोरी, एक्चुअली जो मसल ग्रोथ स्टार्ट होगा ना, वो आपका होगा कि घर पे, कि मतलब अभी तो अपने जिम में वर्कआउट कर लिया, माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद जो ये होता है कि घर पे गए, रिकवरी अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छा लिया है तो ग्रोथ दिखेगा, वरना खत्म। सिर्फ जिम में आके वर्कआउट किया तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये आपके 3 स्टेप रहते हैं इसमें, आपका माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करो, अच्छा न्यूट्रिशन और रेस्ट लो, तो रिकवरी होगी, और रिकवरी के कारण आपको ग्रोथ दिखेगा, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट पे ध्यान देते लोग, जिम में रेगुलर आ रहे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाहर का कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो भी ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। तो सबसे पहला चीज़ है माइक्रो ट्रॉमा, और इसके बिना स्टिमुलेशन के बिना होगा नहीं। अभी जैसे माइक्रो ट्रॉमा तो क्रिएट कर दिया अपन ने, समझ लो मसल फाइबर डैमेज हो गया। अभी इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है ना, जैसे अपन रिकवरी वाले फेज में जाते हैं, न्यूट्रिशन अगर अच्छा लिया है तो क्या होता है, ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे जो टिश्यू ब्रेक हुआ है, अब इसको रिपेयर करने के लिए सेल्स आ जाते हैं यहाँ पे, स्पेशल अलग से स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, और दूसरी जगह नहीं, सिर्फ मसल सेल्स में ही होते हैं, सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं, वो आते हैं इस जगह पे, वो ये जो रिपेयर है ना, इसको ठीक करने लग जाते हैं, मतलब ये अपना काम करते हैं, फिर ऐसा कि ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी मसल ठीक हो गया, ठीक है, सैटेलाइट सेल्स आया, उन्होंने अपने रिपेयर कर दिया क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा था, रिकवरी हो गई। लेकिन अभी वो जो ठीक हुआ है ना, वो ऐसा ठीक नहीं हुआ कि ये वाला था लेवल। अब क्या होगा ना, जो अभी अपन ने जो स्ट्रेस डाला है बॉडी के लिए, वो स्ट्रेस है, जो भी वर्कआउट कर रहे हैं बॉडी के लिए स्ट्रेस है। तो अब जो रिपेयर किया ना, वो ऐसा रिपेयर करेगा कि नेक्स्ट टाइम वो स्ट्रेस झेल सके बॉडी, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जब रिपेयर करेगा तो ऐसा नहीं करेगा कि बस इतना कर दिया, अब ये हो जाएगा कि ये जो है ना आपका मसल थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ताकि नेक्स्ट टाइम उस स्ट्रेस के लिए बॉडी प्रिपेयर हो गया। तो इसलिए ये होता है कि अगर पहली बार 5 किलो का डंबल उठाया, 1-2 बार कर रहे हो भारी लगता है, फिर वही चीज़ ईजी लगने लग जाती है, क्योंकि आपके मसल अभी उस स्ट्रेस को झेलने के लिए प्रिपेयर हो गए। तो अगर आप आगे भी 5 किलो ही करोगे तो डैमेज कभी क्रिएट ही नहीं होगा कि उसके आगे ग्रो। तो इसके लिए अभी जो डैमेज क्रिएट हो गया, उसके कारण रिकवरी हुआ, अभी इस लेवल पे पहुंचा, अभी इस लेवल से बाहर और ऊपर जाना है, अभी और ग्रोथ करना, कंटिन्यूस रखना है अपने को ग्रोथ का। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब अभी इस लेवल के स्ट्रेस को झेलने के लिए बॉडी तैयार हो गया, तो अभी वही स्ट्रेस दोगे तो बॉडी आगे प्रिपेयर नहीं रहेगा, कि मतलब वो तो हो गया, बोले अभी आप 5 किलो के डंबल से करते रहोगे तो उसी लेवल पे रहेगा मसल आपका।
अभी आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब एक लेवल का स्ट्रेस जो बॉडी झेलने के लिए तैयार हो गया, अब उसको उसके ऊपर के लेवल का स्ट्रेस देना है, लेकिन वो भी कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि आज 5 किलो उठाया तो अगले दिन 10 किलो का डंबल उठाएंगे, बीच में 7.5 आता है और उससे भी रेपिटेशंस। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो सिर्फ ये नहीं कि वेट बढ़ाना है अपने को, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्रिएट करना है तो सबसे पहला चीज़ है 5 किलो का उठा रहे हो, 10 से 12 रेप हो रहे, लेकिन 10 से मतलब 10, 11, 12 ये थोड़े चैलेंजिंग हो गए कि लिफ्ट करने में चैलेंज आ रहा था, तो अभी यहाँ पे हो गया। लेकिन क्या होता है वो फिर 12 ईजी लगने लग जाते हैं, 5 किलो से ईजी लग गए, अब 12.5 पे 7.5 पे आ गए, अभी 7.5 पे आए और वो 7.5 से 8 रेप ही हो रहे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो हुआ है क्योंकि वेट बढ़ा दिया अपन ने, लेकिन अब अगले दिन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें 10 नहीं उठाना है, अभी वो जो 8 है उसको 12 पे लेके आना है, क्योंकि अगर एक रेप भी बढ़ गया तो स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट बढ़ने से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वेट बढ़ाओ, रिपीटेशंस बढ़ाओ, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, एक बार आप वीक में एक बार कर रहे हो तो 2 बार उस मसल को चैलेंज कर रहे हो तो भी डैमेज होगा, ओवरलोड होगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का हो जाएगा। और या तो वॉल्यूम बढ़ा लो, वॉल्यूम मतलब कि 3 सेट कर रहे हो 4 सेट कर लो, ऐसा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना मसल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से जब भी आप वेट उठा रहे हो तो आपका एक ये होना चाहिए कि अगर 5 किलो से इतना है तो नेक्स्ट टाइम आपको वो पता रहना चाहिए आपने लास्ट टाइम कितना उठाया था, उसमें एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस होना चाहिए नेक्स्ट सेशन में। प्रोग्रेस मतलब अगर वो 8वां रेप चैलेंजिंग था, ठीक है, उसके बाद आपने 2 रेप लगाए थे, नेक्स्ट टाइम या तो ट्राई करो कि वो 10 रेप अच्छे से हो जाए, नहीं हो रहा है तो उससे एक सेट और बढ़ा दो, ऐसा। मतलब एटलीस्ट कुछ तो पहले से बेटर होना चाहिए। हर सेशन में एकदम माइनर इंक्रीमेंट होगा, एक लेवल तक होगा, 1-2 साल तक तो कोई टेंशन नहीं है, होता रहेगा धीरे धीरे। बस ये कि अभी वो 10 रेप लग रहा है ना, 10 रेप में अपने को ये एफर्ट तो लगाना है कि पहले कितना था अपने को पता होना चाहिए, लास्ट टाइम कितना एफर्ट लगा उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें ग्रोथ दिखेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा तभी मसल ग्रोथ दिखेगा। तो जब आप जिम में आ रहे हो तो आप माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो, तो कितना, तो इसलिए जिम में बॉडी नहीं बनती, बस अपन यहाँ पे डैमेज कर रहे हैं, लेकिन वो स्टिमुलेशन जरूरी है बॉडी बनाने के लिए। तो आप कितना अच्छा माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा आपका बॉडी कितना अच्छा बनेगा और कितना स्ट्रांग होगा। तो अभी ये बेस हो गया मसल ग्रो कैसे होता है। तो अभी एक्सरसाइज साइंस की बात करें उससे पहले मेरे को एक बेसिक चीज़ है क्लियर करनी है आपको। ये पता है कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट, किसी भी चीज़ को ऊपर लाते, मसल छोटा होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, हाँ। और दूसरा होता है इसेंट्रिक, मतलब नीचे लाना, ठीक है, मतलब एक नीचे लाने वाला मूवमेंट है, एक ऊपर लाने वाला मूवमेंट है। अब एक रेपिटेशन पता है क्या होता है? रेप बोलते हैं ना अपन ने, 5 रेप लगाए, 6 रेप लगाए, हाँ। तो एक इसेंट्रिक प्लस एक कॉन्सेंट्रिक को मिला के बोलते हैं एक रिपीटेशन, ठीक है। तो मतलब मैं इसी टर्म में बात कर रहा हूँ इसलिए अभी पहले से क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। रेप मतलब क्या है, ये इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक क्या है। इसेंट्रिक मतलब ये होता है या तो अगेंस्ट द ग्रेविटी कॉन्सेंट्रिक मतलब ये होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी मान लो, और जो इसेंट्रिक होगा इन लाइन ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो नीचे उतारने वाला काम रहेगा वो इसेंट्रिक वाला पार्ट है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में रहेगा वो कॉन्सेंट्रिक वाला काम है। और दूसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कि आप कितना वेट उठा रहे हो, कितने रेप्स के लिए कर रहे हो, ठीक है। मतलब अपन ने उठाया 10 किलो से 10 रेप, ये एक इंटेंसिटी हो गई। अभी इसको अगर बढ़ाना है तो अपन ने 12.5 किलो से 8 रेप लगाया है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब टोटल इंटेंसिटी प्लस आपने कितनी बार रिपीट, मतलब कितने सेट्स लगाए वो भी उसमें ऐड हो जाता है, तो वो आपका टोटल वॉल्यूम बन जाता है। अभी देखो ये समझ में आ गया। अब अपन एक्सरसाइज की बात करते हैं कि मैक्सिमम एक्सरसाइज से आप बेनिफिट कैसे लग सकते हो। अभी तो ये देख लिया ओवरलोड क्रिएट करना है। अभी ओवरलोड क्रिएट करना है तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट ऐसा नहीं है कि आके बस मस्ती करके चले गए, बोले हाँ जिम गए थे, तो एक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए वर्कआउट में। तो हर वर्कआउट सेशन आपका इफेक्टिव कैसे हो सकता है उसके पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी वर्कआउट कर रहे हो तो जिम में मस्ती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन ने हाथ रख दिया डंबल के हैंडल पे या बार पे, और पूरा फोकस मूवमेंट पे, ठीक है, क्योंकि वो जब वो कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होगा, मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं सीएनएस में, वो सिग्नल भेजते हैं कितने मसल फाइबर, ये जो फाइबर है ना ये सारे एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, वो ब्रेन डिसाइड करता है कितनों को भेजना है। तो अगर छोटा वेट लिया है तो कम फाइबर आएंगे, बोले 4 फाइबर में काम हो जाए, समझ लो 8 मजदूर है आपके पास, अभी काम छोटा है तो 4 को ही भेजेंगे, बोले 8 की ज़रूरत नहीं है फालतू में, वो बोले कि वो उधर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होता। तो जब वो वेट उतना उठा रहे हो कि 8 की ज़रूरत है तभी 8 आएंगे, तो ये भी रहता है, इसलिए चैलेंजिंग वेट उठाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हो गया, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन आता है ना आपका सीएनएस वो फायर करता है, तो मतलब समझ लो अगर आपका पोटेंशियल 10 रेप लगाने का है, ठीक है, ध्यान नहीं है, मतलब इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे चल रहा है, तो 8 रेप ही लगेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे चैलेंज आया कि एक्चुअली एफर्ट लगाना है वहाँ पे वो छोड़ देगा।
तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आया तो समझ लो आपका पोटेंशियल है 10 रेप लगाने का, लेकिन आरटी लगे, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। तो इसलिए जब एक बार सेट हो गया, जो भी कर रहे हो, लेकिन जैसे डंबल पे हाथ आया वापस पूरा फोकस सेट पे, है ना, क्योंकि उसके बिना आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़, वर्कआउट करते हैं तो सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करने आए हो? मसल को चैलेंज करने आए हो, है ना। तो अभी मतलब अभी देखो ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ। मैं मतलब पुणे में था, ट्रेनर था, तो वहाँ पे जो हमारे जिम का जो ऑनर था ना, उसका दोस्त था। अब वो आता था जिम में और उसको देख के सब भाग जाते थे। वो लगाएगा स्क्वाट, और स्क्वाट कैसे लगाएगा? पूरा पीछे गिर जाएगा जो भी होगा ट्रेनर। मतलब उसका पता नहीं, अलग ही टेक्निक था। बोलता कि मैं नीचे लगाने में एफर्ट नहीं लगाता, ऊपर मैं खुद लाऊंगा करके, तो पूरा अपने ऊपर ही लोड आता। तो उसको जैसे वो आता है स्क्वाट लगाना जिस दिन, उसका सब इधर उधर हो जाएंगे ट्रेनर, बोले मैं इसको करवा रहा हूँ, मैं उसको करवा रहा हूँ करके। अब वो ऑनर का दोस्त है तो ज़्यादा कुछ बोल भी सकते कि मैं नहीं दूंगा करके। तो एक के पास गया, अरे सर सपोर्ट दे दो, अरे बैक गई हुई है मेरी। मतलब अभी ये सपोर्ट मतलब क्या हो गया? अभी मसल को अपने को चैलेंज करना, किसी दूसरे के मसल को थोड़ी चैलेंज करना है। तो जो भी चैलेंज है, जितना वेट उठ रहा है उस मसल को चैलेंज करने के लिए वो अपना खुद का होना चाहिए। दूसरा, बेंच प्रेस में सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ से नीचे से भी ऊपर उठा रहे, नीचे वाला भी कर रहा है, अब किसका वर्कआउट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो सपोर्ट कैसे लेते हैं? बेंच पे या इस पे एक बार उठा के दे दिया, छोड़ दो, जितने रेप्स हो रहे हैं लगाओ खुद से, ठीक है। किसी ने टच भी कर दिया मतलब फिर काउंट मत करो, क्योंकि फिर अपने मसल का चैलेंज माइनस हो गया ना। अभी अपने को अपना मसल चैलेंज करेंगे तभी ये ग्रो होगा। अपने को ये थोड़ी कि अपने को उस वेट से 10 रेप लगाने हैं। लास्ट के 1-2 रेप जब चैलेंजिंग हो जाते हैं कि यहाँ पे लाके अटक रहा है, थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट दे दिया उसको लॉकआउट करने के लिए, उतना चल लेगा। लेकिन वो पहले रेप से ही हाथ में ऊपर नीचे कर रहे हो, अपना तो काम ही नहीं हुआ मसल का। अपने को करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो अपने को स्ट्रेस क्रिएट करना है, तो स्ट्रेस खुद जब वो लोड आएगा तभी क्रिएट होगा। इसलिए जितना हो सके सपोर्ट नहीं लेना, बस लिफ्ट करने में या तो अनरैक करके देने में उतना सपोर्ट लो, और किसी को पीछे खड़ा रखो इनकेस अगर बेंच प्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी फेल भी हो सकता है, तो एटलीस्ट उठा के वापस रख दे। लेकिन जब कर रहे हो तो एफर्ट पूरा आपका होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये 2 चीज़ हो गई। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज इफेक्टिव कैसे बनता है, ठीक है। अपन ने क्या बात किया? एक रेपिटेशन मतलब क्या होता है? एक इसेंट्रिक, एक कॉन्सेंट्रिक और एक इसेंट्रिक। अभी लोग क्या करते हैं? सिर्फ कॉन्सेंट्रिक करते हैं। ये बाइसेप करना है तो नीचे वाला पार्ट तो गया, तो आपका आधा ही रेप लग रहा है, तो मतलब आपको आधा ही बेनिफिट मिल रहा है। एक रिसर्च हुआ था, रिसर्च ये था, साइंटिस्ट लोगों ने मतलब सब एक्सपीरियंस लिफ्टर थे, मतलब अच्छी बॉडी थी, उनको बोला 5 दिन रेस्ट करो, ठीक है, ताकि जो पुराना वर्कआउट है उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखे। 5 दिन बाद बुलाया उनको, अब उनके मसल का बायोप्सी लिया। बायोप्सी मतलब एक मोटा सा निडल रहता है, मसल का एक टिश्यू निकाल लेते हैं, मतलब फाइबर निकाल लेते हैं एक, ठीक है, देखने के लिए। तो उस पर देखा कि बोले अभी मसल का कंडीशन क्या है, मसल फाइबर का, ठीक है, हो गया। अभी उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 8 रेप करने हैं और 8 सेट्स के लिए करने अपने 80 रेप मैक्स, 80 रेप पे, मतलब 80 RM, मतलब ऐसा वेट जिसका 80% हो, तो अच्छा खासा हैवी वेट हो जाएगा उनके लिए। लेकिन बोला कैसा कि बोले एक हाथ से सिर्फ कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट करोगे और एक हाथ से सिर्फ इसेंट्रिक वाला पार्ट करोगे। मतलब उनको ये देखना था दोनों में डिफरेंस क्या आता है, और वो सेम पर्सन पे कर रहे थे। ऐसा भी नहीं कि वो अलग पर्सन कर रहा था तो उसका अलग इफेक्ट होगा, इसका अलग होगा, सेम पर्सन पे, एक आर्म पे दूसरे पे। तो एक से सिर्फ कॉन्सेंट्रिक करवाया 8 रेप्स 8 सेट के लिए, एक से सिर्फ इसेंट्रिक करवाया 8 रेप 8 सेट के लिए। उसके बाद दूसरा मसल टिश्यू निकाला, देखने के लिए कितना माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट हुआ है। तो जो कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट था, पहले वाले बेस लाइन से सिर्फ 25% ज़्यादा माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट हुआ था, और जो इसेंट्रिक वाला था उस पर 75% ज़्यादा माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट हुआ था। तो जो इसेंट्रिक होता है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अपने को लगता है नीचे उतारना, वो उतारा जब चैलेंजिंग वो रहता है ना, उसमें जब उतारोगे कंट्रोल कर लोगे ना, तो खुद ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। वो एक्चुअल ग्रोथ आधा वहीं से आ रहा है, तो अपन वो आधा मेन चीज़ ही छोड़ रहे। तो समझ लो लेट पुल लगाना है, लेट पुल लगाया तो अपन सिर्फ नीचे लाने में फोकस कर रहे हैं, और उसको कंट्रोल में ही ऊपर जाना देना है। मतलब ग्रेविटी तो खींच ही रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो? मतलब अपने को दोनों पार्ट पे ध्यान रखना है। चेस्ट लगा रहे, आप चेस्ट में छोड़ नहीं सकते, भम करके चेस्ट पे आ जाएगा, तो उसमें सब ढंग से उतारते, और ऊपर लाना तो एफर्ट लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे नहीं देखना पड़ता। लेकिन जो इस टाइप के मूवमेंट हो गए, बाइसेप हो गया, जहाँ पे ग्रेविटी खींच रहा है, उसके अगेंस्ट में कंट्रोल अपना होना चाहिए, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं कि एकदम स्लो करना है, कि मतलब एकदम धीरे 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 नहीं, कंट्रोल में लाना है, कि मतलब ब्रेक आप लगा रहे हो, ठीक है, ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जा रहा है वो। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब जो भी उस मोमेंट में जो भी कंप्लीट रेंज है, चेस्ट कर रहे हो तो पूरा चेस्ट तक टच करना है, ठीक है। अभी आधे में 90 डिग्री से ऊपर चले गए तो वो इफेक्ट भी आधे ही हो गया। फुल रेंज ऑफ मोशन में मसल पूरा चैलेंज होता है। आधा रेप करोगे। एडवांस लिफ्टर्स को मत देखना, बहुत सारा हाफ रेंज करते हो। हाफ रेंज इसलिए नहीं करते कि उनको अपना मसल ग्रो करना है,
एक होता है स्टिकिंग पॉइंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, हर एक्सरसाइज में मतलब जो बड़े एक्सरसाइज होते हैं उसमें स्टिकिंग पॉइंट आते हैं, वो स्टिकिंग पॉइंट को प्रैक्टिस करते हैं। बेंच प्रेस में जब भी आप हैवी लिफ्ट करोगे कभी भी चेस्ट पे फेल नहीं होता है बेंच प्रेस, हमेशा यहाँ से यहाँ तक लाओगे फिर अटक जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ना, ये स्टिकिंग पॉइंट है उसका। तो ये लोग क्या करते हैं जो पावर लिफ्टर्स रहते हैं मोस्टली, वो है ना यहाँ से 90 डिग्री तक लाते हैं स्टिकिंग पॉइंट पे, फिर वहाँ से जोर से प्रेस करते हैं। तो वो ना तो मसल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ना तो वो ये देख रहे हैं कि मेरा कितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो बस वो स्टिकिंग पॉइंट से पुश करने का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। डेड लिफ्ट कर रहे हैं, कोई कोई पार्शल करता है हाफ, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि जो वो वाला रेंज है, बहुत सारे यहाँ से उठा तो लेते हैं लेकिन यहाँ पे लाके फेल हो जाता है, फिर छोड़ना पड़ जाता है। तो वो जो जहाँ पे फेल होता है वो वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि खींचने के लिए। तो वो ग्रोथ के हिसाब से, अभी कोई वीडियो देखेगा बहुत अच्छा मसल है और इस टाइप का वर्कआउट कर रहा है, नहीं बेस क्लियर है तो फिर चला यार ये वाला वर्कआउट अच्छा ही दिख रहा है, ये कर लो, ये रहता है। तो एडवांस लिफ्टर क्या कर रहे हैं वो अपने को नहीं देखना, अपने को बेस क्लियर रखना है, तो उसमें फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए, तभी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एक्सरसाइज का, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई मसल का अपन वर्क कर रहे हैं तो अपना क्या है, वो टारगेट मसल बन गया, ठीक है। अभी बाइसेप कर रहे हैं, बाइसेप पे लोड आना चाहिए मैक्सिमम, तभी उसका इफेक्ट दिखेगा। अब क्या, अगर ये एल्बो भी ऊपर उठ गया तो आधा तो शोल्डर पे चले गया, तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए प्रॉपर फॉर्म रहेगा, टेक्निक रहेगा, तो जो अपन मसल टारगेट कर रहे हैं उस पर मैक्सिमम लोड आएगा, ठीक है। इसलिए फॉर्म टेक्निक भी सही होना चाहिए, वो फॉर्म टेक्निक के लिए आप ट्रेनर से अपनी जान खा सकते हो, ठीक है। और लास्ट चीज़ टाइटनेस होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, अपन चेस्ट कर रहे हैं, भाई अपना फोकस है अपन चेस्ट मार रहे हैं, बाकी का बॉडी का क्या बोले ढीला पड़ा है, तो एनर्जी जनरेट नहीं होगा, बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी, तो भी पावर जनरेट नहीं होता है। अभी समझ लो ये है सिंपल सा ग्रिप टेस्ट करना है, ऐसा पकड़ो, अब इसको जितना टाइट कर सकते हो टाइट करो, पूरा पावर लगा के इतना टाइट हुआ, बाकी पूरा बॉडी ढीला है। लेकिन अगर उसी को आप पूरा ऐसा कि समझ लो एक स्टैंस लिया, पावर स्टैंस, ठीक है, अब पूरा बॉडी टाइट करो, इसको भी टाइट कर लो और एक ब्रीद इन करके होल्ड करो, मतलब अगर समझ लो किसी को बहुत जोर से पावर से पुश करने वाले उस वाले पोजिशन, पूरा पावर अलग हो जाएगा। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, भले कोई सा भी मूवमेंट हो, अभी इसमें क्या किया ना मैंने, इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट कर दी, तो जो फोर्स जनरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो समझ लो अभी मैं यहाँ 5 किलो से मेरा 10 किलो से कुछ लग रहा है इजीली, तो मेरे लिए 12.5 भी ईजी हो जाएगा। तो समझ लो अगर आप 12.5 भी एफर्ट के साथ लगा रहे हो, चेस्ट पे फोकस था, अब क्या करो, पैर अच्छे से ज़मीन पे रख लो, बॉडी का आर्च अच्छा बना लो, टाइट रख लो, शोल्डर्स को भी पीछे खींच के रखो, ठीक है, ब्रीथ इन करो, अब उसके बाद पुश करो, वो 12.5 भी ईजी लगने लगता है। इसलिए वो टाइटनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब जब मिक्स होता है तो आपका एक वर्कआउट का एक मूवमेंट इफेक्टिव बनता है, ठीक है। तो इतना अगर कर रहे हो, मतलब देखो टाइटनेस मेंटेन करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना है, इसेंट्रिक वाला पार्ट मिस नहीं करना है, आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैक्सिमम माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे भी एक पॉइंट कम हुआ, यहाँ पे एफर्ट कम हो गया, तो जो पोटेंशियल था वहाँ रीच नहीं किया। मतलब आपका एक एक एक्सरसाइज का सेशन आपका एक अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो अपने को मैक्सिमम देख, तो एक तो आने में प्रॉब्लम, तो जब आ रहे हो तो एटलीस्ट जो कर रहे हो उसको मैक्सिमम यूज़ करो, है ना। और अगर अपन बात करें तो एक सेट में कितने रेप्स लगाने चाहिए, तो 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी मूवमेंट्स होता है, प्राइमरी एक्सरसाइज पकड़ लो आप, एक होता है एक्सेसरी एक्सरसाइजेस। प्राइमरी एक्सरसाइज मतलब जो बड़े मसल्स को टारगेट करने वाले जितने मूवमेंट्स होंगे, कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं। तो उसमें बैक हो गया, आपके लेग्स हो गए, चेस्ट हो गया, शोल्डर पकड़ लो अगर करना हो, मोस्टली उसके हो जाएंगे। अगर बाहर से करते हो तो शोल्डर को भी अपन प्राइमरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले जो मूवमेंट होंगे ना, इसमें वेट ज़्यादा लिफ्ट होते हैं और ज़्यादा चैलेंजिंग रहते हैं। तो इसको 8 से 10 रेप के बीच में रखो। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में कैसा, ये स्टार्टिंग की बात नहीं है, एक बार तो फॉर्म टेक्निक क्लियर हुआ उसके बाद की स्टोरी है। क्योंकि अगर फॉर्म टेक्निक नहीं आएगा तो यहाँ पे अभी वो बैलेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अपने को जो एक्चुअली जो अपन चैलेंज लगा सकते हैं, अभी वो पाथवे सेट नहीं हुआ है कि वहाँ पे जाए, तो पहले तो सीखो। तो सबसे समझ लो पहले फर्स्ट 3 मंथ्स तो आप ये देखो कि आपके सारे फॉर्म टेक्निक सही हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी को मतलब वो पाथवे नहीं मिलेगा तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो लिफ्ट करने का उस पर नहीं आएगा। तो एक बार वो हो गया, उसके बाद फिर प्राइमरी एक्सेसरी मूवमेंट्स बनते हैं। तो उसमें ये रहता है जो अपने बड़े मसल्स रहेंगे ना, उनको टारगेट करना है। 8 से 10 रेप वाला वेट उठाओ। 8 से 10 रेप मतलब हार्ड सेट्स बोलते हैं। हार्ड सेट्स मतलब ऐसा होता है कि जो आपके लास्ट के 2 या 3 रेप रहेंगे ना, वो चैलेंजिंग होना चाहिए। 10 रेप लगाने, लगा लिया, रख दिया डंबल। वो जो 8 के बाद है ना, 8 के बाद एफर्ट दिखना चाहिए, वरना फिर वो वेट ही आपके लिए नहीं था, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा वेट, इसलिए बारबेल मेरे को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इसमें बड़े मूवमेंट्स को करने में। क्या होता है ना, आप 1.25 किलो भी बढ़ा सकते हो। डंबल में जंप नहीं होते, बहुत बड़े जंप होते हैं, क्योंकि 2.5 किलो से मतलब जो 2.5 किलो का है ना, वो बहुत बड़ा जंप हो जाता है।
मसल के हिसाब से, क्योंकि इस पोटेंशियल पे अभी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत छोटा वेट चाहिए रहता है एक्चुअली। तो बारबेल पे अपन थोड़ा और कम में मेंटेन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो जो बड़े मूवमेंट्स हो गए 8 से 10 रेप लगाने हैं। छोटे मूवमेंट है सिंगल जॉइंट मसल होगा, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, जितने छोटे मसल कर रहे हो, आपके लैटरल रेस हो गए, डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी पे लगा रहे हो, तो 12 से 15 के बीच में इतने रेप रेंज में रखो, क्योंकि उसको हैवी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो छोटा मसल है और वो इतना हैवी वेट ले लो कि 2-4 रेप ही होगा तो उसमें कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बड़े मसल ग्रुप मतलब पूरा ग्रुप एक्टिवेट होता है, तो उसमें आप ज़्यादा कंट्रोल के साथ ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो। छोटे मसल पे इतना नहीं लगा सकते, लेकिन उसको भी चैलेंज करना ज़रूरी है। तो उसके भी यही रहेंगे, लास्ट के 12, 13, 14, 15 जो भी होगा, वो लास्ट के 3-4 में एफर्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बोला ये लगा लिया, बोले 10 रेप होकर रख दिया, बोले मसल ग्रोथ तो दिखा ही नहीं कुछ। तो फिर ये होता है, मतलब आपका जब सेशन होता है तो ऐसा इफेक्टिव इस पॉइंट से हो जाना चाहिए कि आपके चैलेंजिंग होने चाहिए वेट लास्ट के, नहीं हो रहे मतलब कुछ ना कुछ ऐड करना है। या तो एक और सेट ऐड किया है, अगर ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है कि अब रेप्स लग ही नहीं रहे, वेट भी नहीं बढ़ा सकते, तो एक और सेट ऐड कर लो, ठीक है। या तो फिर ये कर लो कि एक और बार उसको अपने वर्कआउट सेशन में ऐड कर लो नेक्स्ट वाले कोई से। तो एक बार कर रहे थे दो बार कर लो, अभी बाइसेप को 2-3 बार ट्रेन कर सकते हो वीक में, क्योंकि छोटा मसल है, उसकी रिकवरी में इतना टाइम नहीं लगेगा। और अगर एक वर्कआउट की बात करें, अभी देखो वर्कआउट कैसा है, किसी का 1-1 घंटा चल रहा है, किसी का 3-3 घंटा चल रहा है, तो मतलब कितना होना चाहिए इफेक्टिव कि अपने को एक सेशन से जब मैक्सिमम बेनिफिट लेना ही है। एक्सरसाइज से तो देख लिया अपन ने बेनिफिट कैसे मिल रहा है, अब एक सेशन भी अपना अच्छा जाए, तो उसके लिए मैक्सिमम 5 से 6 एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा ले रहे हो मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया। या तो फिर आपका बोले इंटेंसिटी है ही नहीं उस लेवल पे कि आप कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जो सेशंस होंगे उसमें से अगर 5 एक्सरसाइज है, उसमें से 2 रहेंगे आपके मेन प्राइमरी एक्सरसाइजेस, जिस पे आपको मतलब बड़े वेट लिफ्ट होंगे, और 3 या 4 जो भी आपको लेना है वो एक्सेसरी एक्सरसाइज ले लो। तो अगर अपन चेस्ट की बेंच मतलब चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट का मसल ले रहे हैं, तो आपका प्राइमरी एक्सरसाइज क्या बनेगा? बेंच प्रेस ले लो, डंबल प्रेस ले लो, जो भी होगा, ठीक है। साथ में एक इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन, ठीक है। अभी इसमें ऐसा वेट उठाना जिससे 8 से 10 रेप लगे स्टार्टिंग में। अभी वो ऐसा लगना चाहिए कि लास्ट के 2-3 में अच्छा एफर्ट लग रहा है, ये लगाया उसके 3 से 4 सेट। तो अब सोचो अगर 10 रेप लगा रहे हो और इस इंटेंसिटी के साथ लगा रहे हो, तो ये जो 2 एक्सरसाइज उसमें बॉडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद अब ये भी लगाना है, ऐसा हो जाता है। तो जो एक्सेसरी होगा उसके बाद फिर वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको किस पे ज़्यादा टारगेट करना है, ट्राइसेप पे ज़्यादा टारगेट करना है या शोल्डर पे ज़्यादा टारगेट करना है। शोल्डर का करना है, डंबल से ओवरहेड प्रेस किया, तो अभी देखो डंबल वाले में ना बैलेंस बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, तो इसलिए बहुत हैवी वेट भी नहीं जा सकते, इसलिए बारबेल से लेते हो तो मूवमेंट अलग हो जाता है, ठीक है। डंबल से ले रहे हो तो इसलिए एक्सेसरी में काउंट करेंगे उसको, तो डंबल से लो लेकिन 12 रेप वाला, जैसा कि 8-9 उसके बाद फिर लग रहा है हाँ मतलब, लेकिन मारना है, छोड़ना नहीं है। जब यहाँ पे लगता है ना छोड़ते आधे क्या करते हैं, एफर्ट नहीं लगाते, यहाँ पे लाके वहीं पे तो पुश हो करना है, तभी तो चैलेंज क्रिएट हो रहा है। तो वो जो लास्ट के 2-3 है वही काउंट होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी तो पड़ेगा, तो इसलिए तो ये हो गया अपना। उसके बाद साथ में आप ट्राइसेप का लगा लो, ट्राइसेप ओवरहेड प्रेस और आपका पुश डाउन, लेकिन एफर्ट चैलेंजिंग, तो इतने में तो पूरा सेशन खत्म। और उसके बाद बोलोगे और भी करना पड़ेगा तो हाफ जाना चाहिए, वरना इंटेंसिटी नहीं थी। बोले उसके बाद भी घूम रहे साथ में, बोले ये 2 साल रहता बहुत सारे आ रहे हैं, बोले कि अरे जाते जाते बोले 2 बाइसेप के सेट लगा लेते हैं। मतलब ये रहता ना खाना खाना आए तो सॉफ्ट तो खा के जाएंगे ना, वैसा वाला, ऐसा नहीं होता। जब कर रहे हो तो ढंग से करो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। अपने को माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करना है तो 2 सेट एक्स्ट्रा लगा के कोई, देखो यहाँ पे डैमेज कर रहे हो बॉडी को, ग्रो नहीं कर रहे हो। तो अगर बोले कि कल 1 लगाया था आज भी लगा लेते हैं तो कुछ ग्रोथ नहीं दिखेगा, रिकवरी में ग्रोथ होता है। और अभी एक्सरसाइज हो गया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कितना वर्कआउट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। उसके ओवर जाओगे, बोला नहीं मैं तो करूँगा, मेरे पास फ्री टाइम भी हो, मेरे को मतलब एकदम मोटिवेशन भी मेरे को करना ही है, तो मैं तो मतलब 4 प्राइमरी सेट लगाऊंगा, 8 एक्सेसरी सेट लगाऊंगा। तो एक होता है मेडिकल में एक टर्म होता है MED, MED, मिनिमम इफेक्टिव डोसेज, मतलब ऐसा डोज जिस पे मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया, उसके ऊपर कुछ भी लगा रहे हो उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अभी समझ लो पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो बॉयल हो गया, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो जो अपना मैक्सिमम अपने को बेनिफिट मिलना उतने वर्कआउट से मिल गया, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मसल डैमेज कर रहे हैं, कोई ग्रो करने नहीं है, ठीक है। तो एक बार जो मैक्सिमम लेवल पे जाके मसल डैमेज कर दिया तो हो गया, उसका बाद एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं है। जितना फिर वो होता है एडवांस वाले अगर ज़्यादा उस टाइप के, तो जितना डैमेज करो वो रिपेयर भी करना है, तो रिपेयर करने में फिर लंबा टाइम लगेगा। तो फिर एक वीक में 1 ही बार कर सकते हो, तो लेकिन अगर ढंग से करोगे तो वीक में 2 बार भी ट्रेन कर सकते हो उस मसल को। और उसके बाद देखो रिकवरी का बात करेंगे तो अपने को कितना टाइम लगता है। तो जो बड़ा मसल ग्रुप होगा, जो भी बड़ा होगा, बैक हो गया, आपका चेस्ट हो गया, लेग्स हो गया, इसको ढंग से अगर वर्कआउट किया है तो रिकवर होने कम से कम लगता है 48 से 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन। इसलिए वीक में अगर चाहिए तो 6 दिन कर रहे हो तो 2 बार कर सकते हो,
2 दिन के गैप से, है ना, डिपेंड करता है, या तो 3 दिन के गैप से अगर इंटेंसिटी ज़्यादा था, और मतलब वो फिर ऐसा रहता है कि आपको फील हो जाएगा रिकवरी हो गया है तो समझ में आता है कि ठीक है वापस फ्रेश हो गया, अगेन टारगेट कर सकते हो उसी लेवल पे। अगर लगता है कि नहीं कम होगा तो अभी रिकवरी हुई नहीं है, या तो न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम था या तो अपना स्लीप में भी प्रॉब्लम होगा, अभी रिकवरी की बात करेंगे। और उसके बाद जो छोटे मसल है उसको 24 से 48 आवर्स डिपेंड करता है कितना इंटेंसिटी पे ट्रेन किया था, मतलब मसल आपका ये हो गया बाइसेप ट्राइसेप हो गया, शोल्डर का हो गया, लैटरल हो गया, तो इसको है ना एक दिन छोड़ के भी ट्रेन कर सकते हो। फोकस अगर जैसे कि समझ लो किसी को अपना लैटरल अपना ये डेल्टॉइड बढ़ाना है तो अल्टरनेट डे अगर इंटेंसिटी ठीक है तो कर सकते हो, वरना उसके लिए भी 2 दिन के गैप में करो, ठीक है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी रिकवरी हुई कि नहीं हुई, और रिकवरी आपकी होती है रेस्ट से, तो प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो अगर समझ लो प्रॉपर रेस्ट मतलब क्या, अभी अपन यहाँ से गए, अपना वर्कआउट हो गया, अपना बहुत अच्छा सेशन गए, अपन घर पे गए, अब उसके बाद एक तो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो अपना रिकवरी में प्रॉब्लम होगा, रात को ढंग से सो नहीं रहे हो तो भी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा रिकवरी का फैक्टर होता है स्लीप। जितना अच्छे आपकी नींद रहेगी ना उतना अच्छा रिकवरी होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रिकवरी होती है वो नींद में होती है। तो जो मसल ग्रोथ मिलता है एक्चुअली अभी आप सो रहे हो तब मिलता है, ठीक है। तो अपना स्लीप कंप्लीट करना है, रात को रील देखते नहीं बैठना है, ठीक है। अपने को 7 से 8 घंटा एकदम ऐसा ब्रोकन स्लीप चाहिए, ठीक है। तो नींद का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। दूसरा, अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो एक बॉडी में हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल होता है कैटाबॉलिक हार्मोन, मतलब कि वो डैमेज और क्रिएट करता है। तो इस वाले एनवायरनमेंट में कभी ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। मसल ग्रो करना है तो एनाबॉलिज्म में आना पड़ता है, एनाबॉलिज्म में आना तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए, तो स्लीप भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज के टाइम पे अपना पानी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक इशू बन सकता है आपके परफॉर्मेंस में। बहुत सारे और भी इशू है, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस अपने एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्यास लगी है, आपने इग्नोर कर दिया, हार्ड सेट लगाना है, तो वो जो रेप्स जाने वाले 1-2 कम हो जाएंगे। तो इसलिए हाइड्रेशन मतलब तो एक सेट लगाया है, और ऐसा नहीं कि पूरा पानी आधा बॉटल खत्म करना, 1-2 सिप लेना है। तो हर सेट के बाद थोड़ा रुको, 1-2 सिप लो, उसके बाद फिर वापस दूसरा एक्सरसाइज करो। मतलब हाइड्रेशन को मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी ठंड में लोग इतना ध्यान नहीं देते, गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है तब तो इसका और ज़्यादा हो जाता है। अब देखना हो तो देख लेना, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उसका परफॉर्मेंस कैसे गिरता है। उस टाइम नींबू पानी पी लो, थोड़ा सा नमक डाल के, एकदम से लगता है एनर्जी वापस आ गया, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब उस पर्सपेक्टिव से हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोज नहीं पीना, ग्लूकोन डी डाल के पीते हैं ना, बोले एनर्जी आता है, ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना सेशन होगा 1 घंटा 1.25 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा, अगर वार्म अप कूल डाउन ले लो तो इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको एनर्जी एक्स्ट्रा लेना पड़े। जो आपका प्री वर्कआउट मील है उससे इनफ एनर्जी मिल रहा है कि वो इंटेंसिटी को आप कैरी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ग्लूकोज ले रहे हो, क्या करता है ग्लूकोज वाटर को एब्जॉर्ब होने में भी होल्ड करता है। तो अगर गर्मी के टाइम पे स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट लो, क्योंकि अपनी स्वेटिंग जब हो रही है तो सॉल्ट का लॉस हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का लॉस नहीं हो रहा है। तो अपने को अपने मिनरल्स वापस रिप्लेनिश करने, तो इलेक्ट्रॉल जो होता है सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसका प्रोपोर्शन भी अच्छा है, कम ग्लूकोज है, उसमें अच्छी क्वांटिटी में आपको ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी मिल जाता है। तो 1 लीटर बॉटल में आधा पाउच, पूरा 1 पाउच भी नहीं, आधा पाउच डालो, मोर देन इनफ हो जाएगा आपका वर्कआउट सेशन, अगर स्वेटिंग ज़्यादा होता है तो। अदरवाइज प्लेन वाटर भी मोर देन इनफ है। और वो ऐसा ठंडा गर्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ज़्यादा चिल्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम होगा, या तो ज़्यादा चिल्ड अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। प्लेन वाटर पिया है, लग रहा है डाउन हो रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रॉल ले सकते हो, वो भी इसलिए कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है तब, वरना पानी तो पीते रहना बराबर अपने को। और उसके बाद जो पोस्ट वर्कआउट का जो अपना न्यूट्रिशन है, वो भी अगर उसको ढंग से अपन ने न्यूट्रिएंट लिया, खाना खाया, और वो सेल्स तक पहुँचा कौन रहा है, ब्लड पहुँचाएगा, और उसका भी हाइड्रेशन मैटर करता है। अगर ब्लड अगर ज़्यादा थिक हो रहा है तो फिर वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसा कि दिन भर का भी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। ये सब मैं बात कर रहा हूँ मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये ध्यान नहीं देते अपन, ना तो ढंग से सो रहे हैं, ना तो पानी का ध्यान है, ना खाने का ध्यान है, बोले वर्कआउट कर लिया मतलब चलो अच्छा सेशन हो गया, लेकिन ये आधी स्टोरी हुई है। तो इसलिए अगर इस पर ध्यान, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा रहता ना, इसलिए ग्रोथ नहीं दिखते। और मैं अभी तक कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल मेथड एक्सरसाइज पे गया भी नहीं कि ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो ग्रोथ होगा, इस टाइप का करोगे तो ही होगा। बेस बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। अच्छे से पानी पीना है, वर्कआउट सेशन अपने को मैक्सिमम इफेक्टिव बनाना है, ये 2 चीज़ कर दी अपन ने, रिकवरी, स्लीप अच्छा लिया है, तो ये अपना पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेस आएगा वो होता है न्यूट्रिशन। अपन ने बात तो कर लिया, मसल को ब्रेक कर दिया, रिपेयर करने के लिए सेल्स आ गए, वो सेल्स रॉ मटेरियल लेकर आ रहे, वो रॉ मटेरियल ही अपना न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज की बात करते तो हमेशा जिम में आते तो अपन सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते, तो प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी उतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तभी ग्रोथ दिखेगा।
तो उस पे आने के पहले सबसे पहले होता है आपका एनर्जी बैलेंस समझना कि मसल ग्रोथ के लिए आपको कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना पड़ता है। तो एक होता है एनर्जी बैलेंस। जितने भी डाइट चलते कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल अपना बेस क्लियर है, खाना कैसे खाना चाहिए, तो उसके लिए होता है आपका एनर्जी। ये समझ लो एक बेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैलोरी इन वाला पार्ट है, कैलोरी आउट वाला पार्ट है। आपका बॉडी यहाँ पे रहेगा, ये अपना मेंटेनेंस वाला पार्ट है। और BMR होता है, BMR पता है, बॉडी कितना एनर्जी यूज़ करता है एक दिन में। मतलब अपन कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हैं, दिन भर का जो एनर्जी अपना खुद का एक एक्सपेंड करने का कैपेसिटी रहता है 2000 होगा, राउंड फिगर अपन 2000 लेते हैं, ठीक है। अभी अपना दिन भर में जब अपन कुछ नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हैं, बस आ रहे जा रहे उस टाइप का, तो क्योंकि हार्ट पंप हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, सारे फंक्शंस चल रहे हैं, तो उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी बिना एनर्जी के फंक्शन नहीं करेगा। तो वो जो मेंटेनेंस एनर्जी होता है वो कितना होता है, समझ लो 2000 अपन राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। अभी ये जो 2000 है ना, ये आपका हो गया मेंटेनेंस। किसी को वेट लॉस करना है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। 2000 का कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से अपन ने 500 माइनस करके इसको 1500 कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अपन ने नीचे कर दिया, तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ से अपन ये वाले बॉल को इधर स्लाइड कर दो तो वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज़ एनर्जी सरप्लस करना है, इसको ऊपर उठा दो। मतलब यहाँ पे जो अपना 2000 मेंटेनेंस था, अब इसमें ऐड कर दो 500 कैलोरी, तो ये हो गया 2500। यहाँ पे मसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना ही है, लेकिन ये होता नहीं है। अभी ये तो मैंने एकदम ऐसा कि ऐसा मैथमेटिकल चीज़ बता दी, अच्छा 500 बढ़ाना है, तो वो बॉडी क्या कर रही है, जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा लीन रहने की रहती है, उनका क्या होता है, जैसे BMR बढ़ता है ना, अपन ने ज़्यादा एक्सरसाइज किया, उसके बाद ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया, तो उनका भी ये जो मेंटेनेंस कैलोरी है ना, ये भी बढ़ जाता है। तो समझ लो स्टैटिक नहीं होता, बॉडी डायनामिक है, कैसा खा रहे हो रिस्पॉन्ड करेगा। अभी दिख रहा क्या है, उनका बॉडी का टेंडेंसी ज़्यादा एनर्जी को एक्सपेंड करने का, ठीक है। तो अभी जैसे दिखा और एनर्जी आ रहा तो बोलो और कर दो, तो स्वेटिंग ज़्यादा होगा, थोड़े से रेस्टलेस हो जाएंगे, हाथ में पेन है, यूं चलने लगेगा, मतलब उस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जहाँ से एनर्जी बर्न करेंगे। तो अभी क्या किया अपन ने, जैसे कैलोरी सरप्लस क्रिएट करने का ट्राई किया, ठीक है, बॉडी ने भी 500 कैलोरी अपना बढ़ा दिया, तो अब उसका मेंटेनेंस ही 2500 हो गया। तो अब बोले अब तो फिर वो वापस मेंटेनेंस में आ गया, तो मसल ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद सरप्लस आना स्टार्ट होगा। तो वो कहाँ पे आएगा वो पता नहीं है स्टार्टिंग में, तो अपने को पहले इसलिए राउंड फिगर में और क्या रहता है ना, बहुत सारे एक साथ नहीं बढ़ा सकते कि अगर हमारा 3500 कैलोरी कर दो सीधे, तो फिर फैट गेन ज़्यादा होगा। अपने को मसल गेन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए कंट्रोल में बढ़ाना। तो एक बार 2500 कैलोरी करके देखो, अगर मेंटेनेंस है अपना 2000, तो क्या होता है, 1-2 वीक मॉनिटर करो, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि सही है, कैलोरी सरप्लस, क्योंकि बिना कैलोरी सरप्लस क्रिएट किए आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वाटर वेट होगा जो भी होगा, लेकिन अगर 2 वीक का एवरेज देखोगे तो हमेशा कैलोरी सरप्लस होगा, तभी वेट ऊपर दिखेगा। नहीं दिख रहा है, अभी भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो क्या करो, यहाँ पे है ना 300-400 कैलोरी और बढ़ा दो अगले 2 वीक के लिए। उसके बाद वापस मॉनिटर करो अपना वेट 1-2 वीक। तो ये अपने को थोड़ा सिस्टमेटिक स्टार्टिंग में देखना पड़ता है, क्योंकि कैलोरी सरप्लस क्रिएट किए बिना मसल ग्रोथ नहीं होगा। तो कैसे क्रिएट हो रहा है, इतना ही है, एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, वो पे मैं बता दूंगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेंटेनेंस वाला पार्ट, उसमें कितना सरप्लस हो रहा है, क्योंकि जैसे अपन कैलोरी बढ़ाएंगे तो बॉडी भी अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो अपने को उसके भी ऊपर जाना है। तो जब तक वो क्रॉस नहीं होगा, सरप्लस में आएगा नहीं, तब तक ग्रोथ नहीं दिखेगा, ठीक है। अपन ने मसल डैमेज कर दिया, रिकवरी अच्छी कर ली, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, फिर वापस वही है, स्टोरी बंद। उसके लिए अभी देखो, ये इस पर बात करें उससे पहले अपने को 3 चीज़ समझनी है कि होता क्या है। तो सबसे पहले कार्ब, प्रोटीन, फैट, है ना। तो अभी प्रोटीन के बारे में सबको पता है, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कार्ब्स, क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो कार्ब्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना प्रोटीन का होता है। अभी कार्ब्स क्या करता है, कार्ब्स सबसे पहले एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी का सोर्स है, जब यहाँ पे आ रहे हो वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्ब से ही आएगा, वो फैट से नहीं आ सकता, वो प्रोटीन से नहीं आ सकता। कार्ब स्टोर होता है आपके मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो अच्छे अमाउंट में कार्ब खाया तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स पूरे फिल है, तो वो जो ग्लाइकोजन स्टोर है वहीं से एनर्जी रिलीज होगा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे, ठीक है। अगर कम है तो एनर्जी डाउन हो जाएगा, तो इसलिए वर्कआउट कर रहे हो, पोटेंशियल है लेकिन एनर्जी नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ तो है वो लिफ्ट करने का, लेकिन एनर्जी नहीं आ पा रही। तो कार्ब्स कम खाए थे, तो आपका प्री वर्कआउट इवन पूरे दिन का कार्ब्स, पूरे दिन का रिप्लेनिश है, कार्ब अलग ग्लाइकोजन पूरा फिल है, तो आपको एनर्जी मिलेगा। तो प्राइमरी एक तो हो गया एनर्जी। वर्कआउट को अपने पूरी इंटेंसिटी में जो अपन ने डिस्कस किया था उस इंटेंसिटी पे करना है, तो अच्छे अमाउंट में ग्लाइकोजन होना चाहिए बॉडी में। ग्लाइकोजन फिल करना है तो सिर्फ कार्ब ही कर सकता है, ठीक है, इसलिए कार्ब ज़रूरी है। दूसरा चीज़, अभी कार्ब क्या करता है, कार्ब होता है प्रोटीन स्पेयरिंग। प्रोटीन स्पेयरिंग मतलब कार्ब का काम है एनर्जी देना, लेकिन प्रोटीन भी एनर्जी देता है, तो उसका सेकेंडरी फंक्शन है।
वो सेकेंडरी फंक्शन कब है, जब कैलोरी सरप्लस क्रिएट हो गया, इनफ अमाउंट में कार्ब्स है बॉडी में कि एनर्जी वहाँ से आ रहा है, तो बॉडी इसको नहीं हाथ लगाएगा। और प्रोटीन ऐसा नहीं, खाने का प्रोटीन, आपके मसल का प्रोटीन भी जाएगा। तो अभी एनर्जी डाउन, कार्ब्स कम खाया था, अब बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो वो फिर वो मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, एनर्जी वहाँ से आता है। और इवन जो आप खा रहे हो, आपने बोला कि मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना है अपना, उसमें 20-30 ग्राम उधर एनर्जी में चले गए, तो एक्चुअली लगा 70 ग्राम। इसलिए कार्ब्स उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्ब्स जब इनफ क्वांटिटी में रहता है तो प्रोटीन अपना काम कर सकता है, वरना फिर प्रोटीन भी टूटेगा। इसलिए कार्ब्स को अच्छी क्वांटिटी में डाइट में रखना ज़रूरी है मसल गेन के टाइम पे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं कार्ब्स के, इसलिए आपको कार्ब्स पे उतना ही ध्यान देना है। लेकिन उस पर ध्यान देना मतलब ये नहीं कि अभी आपको इसको मॉनिटर करना है। अपने दिन भर के खाने में मोस्टली कार्ब्स रहता ही है, रोटी हो गया, चावल हो गया, पोहा हो गया, जो भी खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, सब में कार्ब्स है। लेकिन ये देखना है कि इनफ क्वांटिटी में मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपके डिमांड्स बढ़ते हैं बॉडी के। जो नॉर्मल जितना खा रहे हो तो उससे अगर आपने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है, वैसे कैलोरी सरप्लस करना तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, तो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो अपने को पहले, लेकिन ये भी उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जितना प्रोटीन है, कि कार्ब्स आएगा तो ही प्रोटीन अपना काम करवाएगा ढंग से। प्लस जो लेवल पे अपने को वर्कआउट करना है उसके लिए भी कार्ब्स ज़रूरी है, तभी वो उस लेवल का माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट होगा जो रिपेयर होगा। ये हो गया कार्ब्स का। अभी कार्ब्स देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ वरना पूरा अलग सेशन हो जाएगा, ठीक है। कार्ब्स भी अलग होते हैं, फास्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। तो प्री वर्कआउट में कॉम्प्लेक्स वाला ले लो, कॉम्प्लेक्स वाला समझ लो कि चावल हो गया। और प्रोटीन का भी देखो, अभी प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन का एक ऑप्शन है, कुछ भी ले लो कार्ब प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन में। दूसरा चीज़, पोस्ट वर्कआउट में कुछ फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब चाहिए, कि जो ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ उसको भी रीसिंथेसिस करेगा। अगर अपन फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब्स है तो ब्रेड खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, उस टाइप का जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में। ये हो गया। अभी ये बेसिक कार्ब्स का था, ठीक है। कि ग्लाइकोजन एक तो अपन ने यहाँ पे एनर्जी जब यूज़ करें तो ग्लाइकोजन थोड़ा सा कम होता है, उसको जितनी जल्दी वापस कर दो, फिल कर दो, उतनी जल्दी रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब पोस्ट वर्कआउट, कॉम्प्लेक्स कार्ब प्री वर्कआउट, ठीक है। बाकी कार्ब्स का कोई टेंशन नहीं है, दिन भर में आप जितना खा रहे हो बस आपने को ये देखना है कैलोरी सरप्लस क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन पे। अभी प्रोटीन का क्या है ना, मेन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है प्रोटीन का, कि बोले कि नॉनवेज खाना पड़ेगा कि वेजिटेरियन पे भी बॉडी बन जाती है। तो प्रोटीन होता है 2 टाइप का, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। पता है? पता है? इधर पता है? प्रोटीन पता है? प्रोटीन क्या होता है पता है? खाना पता है कहाँ से मिलता है? ठीक है। देखो, कंप्लीट का मतलब क्या होता है और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? देखो, कंप्लीट मतलब ये होता है कि उसके अमीनो एसिड्स है ना, उसमें जितने भी है वो आपको पूरे इनफ क्वांटिटी में मिल रहे हैं जो मसल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अभी इनकम्प्लीट में बोलते हैं कि उसमें से एक अमीनो एसिड कम होगा, एब्सेंट नहीं होगा, कम होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाता, अरे मतलब कि बिना उसके तो प्रोटीन के होगा ही नहीं, मतलब मेरे को नॉनवेज ही खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन सोर्स भी उतने अच्छा प्रोटीन का सोर्स बन जाएगा, बस आपको ये देखना है कि जो इनकम्प्लीट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कैसे होता है? सिंपल सा चीज़ है, राजमा चावल खा रहे हो तो जो अपना जो चावल है उसमें लाइसिन कम होता है, एक मतलब एक अमीनो एसिड है उसका नाम है लाइसिन, मतलब समझ लो एक अमीनो एसिड एक चावल में कम है। और अपन राजमा खा रहे हैं, राजमा में एक दूसरा है मिथ्योनाइन कम है, ठीक है। लेकिन इसमें मिथ्योनाइन चावल में ज़्यादा है और लाइसिन में ये ज़्यादा है, ठीक है। लेग्यूम्स में लाइसिन जो यहाँ पे कम है वो उसमें ज़्यादा है मिथ्योनाइन, ठीक है। तो जब इसको कंबाइन कर देते हो तो ये बन जाता है कंप्लीट प्रोटीन। तो राजमा चावल खा लिया तो उसी क्वालिटी का प्रोटीन है, उसी क्वालिटी का मसल बिल्डिंग मिलेगा जो आपको नॉनवेज खाने से मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो हिंड्रेंस बन जाता है कि वेजिटेरियन, देखो नॉनवेज जो भी खाता है वो भी ऐसा नहीं कि डेली नॉनवेज खा रहा है ना। अंडे खा रहे, ठीक है, हर कोई नहीं खाता है, तो अपने को ये भी देखना है। अब वो ये रहता है कि इसको कैसे कंप्लीट करो, बस इतना ध्यान रखना है। और वो भी ऐसा नहीं कि एक मील में कंप्लीट करना है, पूरे दिन में कंप्लीट करना है। तो समझ लो ऐसा नहीं कि अरे राजमा चावल नहीं खाया तो मेरा प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो। आप एक टाइम पे राजमा खा लो, एक टाइम पे चावल खा लो, 24 घंटे में वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए प्रोटीन, ठीक है। ये भी मतलब इतना मतलब ईजी है। अब मतलब बस ये रहता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन मिल रहा है, वेजिटेरियन सोर्स से मिल रहा है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिल रहा है। इसका जो प्रोटीन का सबसे स्ट्रक्चरल होता है अमीनो एसिड होता है ना। तो जब ये ब्रेक होकर ना बॉडी में जब डाइजेस्ट हो जाता है तो अमीनो एसिड में सेल्स में अमीनो एसिड जाता है। तो अब ये नहीं देखता कि ये नॉन वेज सोर्स से अमीनो एसिड आ रहा है कि वेज सोर्स से आ रहा है। अमीनो एसिड आया, इनफ क्वांटिटी में आया, मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने को बस ये देखना है कि ये कंप्लीट हो रहा है प्रोटीन का अपना रिक्वायरमेंट, वेज से आ रहा है नॉन वेज से आ रहा है, कोई इशू नहीं।
दूसरा फैट, फैट आपके लिए अगर एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से बात करो तो एनर्जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना है तो फैट सबसे अच्छा ऑप्शन है। देखो कार्ब्स में आपका होता है 4 किलो कैलोरी, और प्रोटीन में भी होता है 4 किलो कैलोरी, लेकिन फैट में होता है 9 किलो कैलोरी। अब एक किलो कैलोरी क्या है? कैलोरी मतलब क्या है? कैलोरी मतलब बॉडी का यूनिट है एनर्जी को मेजर करने का। जैसे अपने को डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर में कर रहे हैं, वैसे अपने को बॉडी में कितना एनर्जी यूज हो रहा है वो मेजर करने का यूनिट है कैलोरी। मतलब कि 9 यूनिट ये देगा, 4 यूनिट ये देगा, मतलब 4 यूनिट एनर्जी मिलेगा कार्ब्स खाओगे तो, लेकिन 9 मिलेगा यहाँ पे। और अपने को एनर्जी सरप्लस क्रिएट करना है तो उसमें ये एक अच्छा फैक्टर बन जाता है कि आप कितना अपना फैट ऐड कर रहे हो। तो सरप्लस क्रिएट करोगे तो ग्रोथ दिखेगा। अभी जो अपना वर्कआउट के टाइम पे कार्ब्स यूज़ हो रहा है ना, जो दिन भर का जो अपना एक्टिविटी चल रहा है ना, उसमें एक्चुअली फैट यूज़ होता है एनर्जी के लिए। जब अपन नॉर्मल बैठे ना तो फैट बर्न हो रहा है, तो फैट अच्छी क्वांटिटी में तो दिन भर का एनर्जी बढ़ा रहेगा, कैलोरी सरप्लस क्रिएट रहेगा, तो प्रोटीन पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मतलब उसका ग्रोथ के इसमें पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो कैलोरी सरप्लस क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से कार्ब्स अच्छा है या फैट अच्छा है। दूसरा चीज़, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना है तो भी आपको फैट चाहिए। फैट सॉल्युबल वाइटामिन होता है ए, डी, ई और के। ठीक है, इन सब के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये बॉडी अगर खा लो, ठीक है, लेकिन अपन कम फैट वाला डाइट कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आपने खा तो लिया लेकिन वो लगा ही नहीं बॉडी को, तो उसके भी हिंड्रेंस होते हैं, इसलिए फैट होना डाइट में ज़रूरी है। अभी उसके बाद वाइटामिन्स मिनरल्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स मिनरल्स समझ लो कि आपका जैसे कि ये है कार्ब, प्रोटीन, फैट हो गया, ये एनर्जी के लिए होता है मेन, अपने बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अपने को गाड़ी चलानी है, पेट्रोल हो गया, ये समझ लो पेट्रोल का काम कर रहा है, ये तीनों मिला के, मतलब मेन एनर्जी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वाइटामिन्स मिनरल्स क्या हो गया? अभी गाड़ी चलानी है, पेट्रोल तो आ गया, लेकिन बोला कि इंजन में ऑयल नहीं डाला तो फिर नहीं चलेगी, तो वो इंजन ऑयल का काम कर रहा है। कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी के जितने केमिकल अपने फंक्शन चल रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए वाइटामिन्स मिनरल अच्छी क्वांटिटी में आना चाहिए, अपना जो भी है किसी का डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि जिंक हो गया, अगर जिंक कम हो गया बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, कितना भी खा लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, मसल ग्रोथ होता नहीं, क्योंकि सिग्नल वही देता है। ठीक है, तो उसका एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। जब आप प्रॉपर डाइट लेते हो उससे भी लेवल मेंटेन रहता है, बढ़ता भी है, एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए रहता है एक सिग्नल रहता है, उसमें जिंक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी फैट चाहिए रहता है, तो फैट भी होना चाहिए डाइट में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स रहते हैं जो डायरेक्टली बोलोगे तो एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन वो मसल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। तो इसलिए वाइटामिन्स मिनरल्स, अगर डाइवर्स सोर्सेज का खाना खा रहे हो, अपन क्या रोटी चावल अपने होल फूड तो खा ही रहे, साथ में वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अच्छे सोर्सेज के प्रोटीन ऐड कर रहे हो, तो ये सबको आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, सब मिल जाता है, अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो कैलोरी सरप्लस क्रिएट कैसे करते हैं? अभी मैंने ये तो बता दिया कि इतना अपन ने एज्यूम किया था 2000 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, बाकी एक बार समझ गए तो आप खुद भी कर लेना। और उसके लिए कैलोरी सरप्लस क्रिएट करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, क्योंकि क्या होता है एक बार बेस क्लियर हो गया ना तो अब उसके पॉइंट से जब देखोगे तो समझ में आता है। तो कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए अपना मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, हर किसी का अलग अलग होगा। तो क्या करो, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आते हैं बहुत सारे, उसको ऐसा गूगल पे सर्च करना TDEE कैलकुलेटर, तो इसके वेबसाइट भी मिल जाएंगे। अगर ऐप स्टोर पे जाकर सर्च करोगे तो ऐप्स भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या करना, अपना हाइट, वेट, एज ये डालो, उसमें दिया रहता है, बॉक्स दिया रहता है कि उसमें अपना ये डालो। वो एक्टिविटी फैक्टर, मतलब कितने एक्टिव रहते हैं दिन भर में, अगर ज़्यादा काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई वाला काम है तो एक्टिविटी लेवल अपन लाइट लेंगे, मॉडरेट, एक्टिव ऐसे करके उसमें है ऑप्शन सेलेक्ट किया तो अपने को ये मिल जाएगा कि अपना मेंटेनेंस कैलोरी कितना। तो इस राउंड फिगर के हिसाब से मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि समझ लो एक 2000 आया, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी। तो ये एक्यूरेट होता है क्या? नहीं, एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन अपने को एक बेसलाइन मिल जाता है जहाँ से अपन काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने को अपना बेसलाइन पता चल गया। अब इससे क्या करो, 500 पर करो, 500 जैसे ऐड किया, अभी उसको मॉनिटर करो। मसल गेन हो रहा है मतलब कि वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है मतलब कि आ गया बॉडी सरप्लस में, नहीं आया मतलब थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक कैलकुलेटर, मतलब ये अपने को एक स्टार्टिंग के लिए एक फैक्टर रहता है। एक्यूरेट नहीं रहता, लेकिन 80% के आसपास तक एक्यूरेट रहता है। तो 100% नहीं बोलते कि हाँ मेरा यही मेंटेनेंस, तो वही अपने को चेक करने के लिए फिर बढ़ा के देखना है। लेकिन एकदम से 1000 मत बढ़ाओ, वरना अगर वो सरप्लस ज़्यादा बड़ा हो गया तो फैट गेन ज़्यादा होगा, मसल गेन कम होगा। अपना फोकस है कि अच्छी क्वांटिटी में मसल गेन हो, अगर जो वेट गेन हो उसमें मैक्सिमम अमाउंट मसल गेन से आना चाहिए उसके लिए।
और प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के इसमें देखो खाने का एक जैसे कार्ब्स का है ना, प्री वर्कआउट के हिसाब से जो चावल हो गए 2 घंटे पहले रखो, ठीक है, एकदम ऐसा कि जस्ट आने के पहले खा रहे हो तो कुछ फास्ट एब्जॉर्बिंग आप में केला खा लो, इस टाइप का कुछ फ्रूट खा सकते हो, लेकिन अच्छी एनर्जी चाहिए अपने को, कंसंट्रेशन के साथ वर्कआउट करना हो, जो 1 घंटे का सेशन भी वो भी उतना ही चैलेंजिंग बनेगा। तो उसके लिए कार्ब्स खाना तो या तो चावल, जैसे अभी वेज सोर्स भी अच्छा है तो आपका सोया हो गया, सोया चंक। अब सोया का अलग वो रहता है कि बोले उससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कुछ नहीं होता, सोया बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। सोया और चावल खा के आ जाओ, राजमा चावल खा लो, लेकिन इतना गैप रखो 2 से 2.5 घंटा की, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए ताकि उसका ग्लाइकोजन रिलीज मतलब बॉडी में आ जाए, ठीक है। और पोस्ट वर्कआउट में एक फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब होना चाहिए, तो आप ब्रेड सबसे अच्छा ऑप्शन है, सिंपल सा ब्रेड के साथ पीनट बटर ले लो, वो खा लिया एक आधे घंटे बाद। और अगर थोड़ा गैप, देखो ऐसा भी है ना, एनाबॉलिक विंडो कुछ नहीं होता है, वो भी एक मिथ है। एनाबॉलिक विंडो मतलब कि एकदम जैसे कि वर्कआउट करके गया उसी टाइम को प्रोटीन डालना पड़ेगा तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, दिन भर का प्रोटीन काउंट होता है, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट कब लिया उससे मैटर नहीं करता, कि जैसे ही आपने मसल डैमेज कर दिया 24 आवर्स तक वो रिक्वायरमेंट उसी लेवल पे है, तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे ज़्यादा रहेगा उसके बाद ड्रॉप होगा। आपने मसल डैमेज क्रिएट कर दिया मतलब वो डिमांड क्रिएट कर दी है प्रोटीन की, तो आप कब ले रहे हो, लेकिन गैप जितना कम हो उतना अच्छा है। ये कि पहला वो आ जाए और रिपेयर वर्क स्टार्ट हो जाएगी, जब तक न्यूट्रिशन आया नहीं है तब तक वो डैमेज कंटिन्यू हो रहा है। जब न्यूट्रिशन आ गया तो बॉडी कैटाबॉलिज्म से एनाबॉलिज्म में शिफ्ट होती है, मतलब ब्रेक डाउन के इससे अब वो ग्रोथ में आ रही है। तो जितनी जल्दी अपन वो लेके आए तो उतना ज़्यादा अपने को ग्रोथ फैक्टर रिकवरी में मिल जाता है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके खा लो। उसके बाद देखो प्रोटीन के ऑप्शन, अभी जैसे नॉनवेज में तो सबको पता है, अंडा हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, ठीक है। अभी वेजिटेरियन में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वेजिटेरियन के सारे ऑप्शन अच्छे, मैंने जो भी बताया ना, वेज में प्रोटीन होता है, दाल हो गया, ठीक है, दाल हो गया, आपका सोया चंक हो गया। अभी देखो जैसे कि दाल, अभी जैसे पनीर हो गया, चलो पनीर है, सब 100 ग्राम का ही बता रहा हूँ मैं, तो पनीर में होता है 18 से 19 ग्राम, मतलब एक राउंड फिगर 18 ही पकड़ो, 18 ग्राम यहाँ से मिल जाता है आपको, ठीक है। अब बोला कि ठीक है अभी रोज़ तो पनीर नहीं खा सकते, तो सोया भी है ऑप्शन आपके पास, तो सोया में 100 ग्राम में आपको मिलता है 52, सोया चंक में, हाँ, क्योंकि सोयाबीन में थोड़ा फैट भी ज़्यादा होता है, सोया चंक्स में 52 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो आपको अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ अभी, लेकिन समझ लो ये सब अच्छे ऑप्शंस बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नॉनवेज की, जैसे एक अंडे में रहता है 6 ग्राम प्रोटीन, तो आप 3 अंडे खा रहे हो तो आपको 18 ग्राम मिल रहा है, यहाँ पे उतने ही 100 ग्राम पनीर खा रहे हो वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे अगर 100 ग्राम सोया खा रहे हो तो उसका डबल ट्रिपल मिल रहा है। तो क्वांटिटी बढ़ गया तो उसी लेवल का प्रोटीन बन गया जो मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो वेज प्रोटीन भी उतना ही इफेक्टिव है, सिर्फ नॉनवेज पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, अभी समझ लो किसी का बॉडी वेट, अभी मैं प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कैसे देखते हैं, और वो पूरा घर के खाने से कंप्लीट करेंगे। समझ लो किसी का बॉडी वेट 65 kg है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1-2 साल की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में इतना बड़ा कोई डैमेज क्रिएट नहीं हो रहा कि बहुत बड़ा अपने को प्रोटीन का डिमांड क्रिएट करना है। जो RDA रहता है, RDA मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए प्रोटीन है उसको वो है 0.8 ग्राम पर kg, ठीक है। मतलब कि 0.8 से मल्टीप्लाई करो, आपका बॉडी वेट जितना भी आएगा उतना ही आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पर डे का मेंटेन करने के लिए, कि मसल लॉस नहीं हो, है ना। अपन एक्सरसाइज कर रहे, डिमांड बढ़ा रहे, तो वो भी ऐसा है ना, समझ लो 1.2 तक पहुंचता है स्टार्टिंग में। तो कोई बहुत ज़्यादा सरप्लस, क्योंकि क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, कैलोरी सरप्लस क्रिएट किया है, तो उसका प्रोटीन का काम सिर्फ मसल बिल्ड करने का। अब मसल कोई बहुत बड़ा टिश्यू है नहीं एक्चुअली, मतलब ऐसा मसल बिल्ड करना ना, इसमें 70% तो वाटर होता है और 30% ही मसल के टिश्यूज है, ठीक है। तो वो 30% के हिसाब से प्रोटीन कोई इसलिए वो जो 2-2 ढाई जा रहे हैं ना, वो एकदम एडवांस लेवल के, उनका उतना लेवल पे मसल ग्रोथ हुआ है। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो भूल जाओ, उस लेवल पे लाने में ही अपने को 1.2 से 1.5, मतलब मैक्सिमम, जैसे अगर 1 से 1.2 अगर नॉनवेज सोर्सेस ऐड है, मतलब समझ लो नॉनवेज में पनीर भी आ जाता है कि वो एनिमल प्रोडक्ट बनता है, पनीर आप खा रहे हो, एग्स खा रहे हो, तो 1.2। सिर्फ अपन वेजिटेरियन सोर्स पे डिपेंड है कि अपना सिर्फ ऐसा मिल्क और दही और ये पनीर रहेगा और बाकी सब अपने वेज सोर्सेस रहेंगे, तो 1.5। तो एक राउंड फिगर अपन 1.5 लेके चलते हैं, 1.5 ग्राम पर kg एक दिन में आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बनता है। तो अभी ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 1.5 से 65 से, तो ये आता है 97 ग्राम प्रोटीन आपका एक दिन का रिक्वायरमेंट अगर मसल ग्रोथ चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब इसको राउंड ले लो, आप 100 ले लो, ठीक है, 100 ग्राम का आपका पर डे का रिक्वायरमेंट हो गया प्रोटीन का, ठीक है। अभी मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट कितना है, अभी इसको अपन कंप्लीट कैसे करेंगे, वेज सोर्स से ही बता रहा हूँ कि नॉनवेज से तो आराम से हो जाएगा। दिन भर का आपका डाइट कैसा रहना चाहिए कि ये प्रोटीन आपको 100 ग्राम मिल जाए यहाँ से। तो देखो, दिन भर के डाइट में आप ले लो अभी 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल लोगे, 2 बार में खाना, 1 बार में नहीं खाना,
ठीक है। गाढ़ी दाल रहती है 100 ग्राम बहुत हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लगता भी नहीं, तो उसमें आपको मिल जाएगा 23 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। रोटी खा रहे, रोटी में भी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अभी आप समझ लो, अपन गेनिंग के बात कर रहे हो, वो भी किसी के लिए कमी पड़ेगी, 6 रोटी खा लो, ठीक है। 6 रोटी में आपको मिल जाएगा 21 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम पनीर हो गया, उसमें मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन। और फिर 200 ग्राम दही, ये एक दिन के खाने का बता रहा हूँ मैं, उसमें मिल जाएगा 7 ग्राम प्रोटीन। 50 ग्राम सोया चंक्स ले लिया, उसमें मिलता है 26 ग्राम। 50 ग्राम ओट्स ऐड कर लो, उसमें मिलेगा 6 ग्राम। तो ये टोटल करोगे तो ये 100 के आसपास पहुंच जाएगा, ये 100 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 100 ग्राम दाल हो गई, 6 रोटी हो गई, 100 ग्राम पनीर हो गया, इतना ये अपने एक दिन के भर के मील में आराम से अपन ऐड कर सकते हो, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बनता है। बस इसमें आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, तो अब सप्लीमेंट पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ही मसल ग्रोथ दिखेगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। नहीं हो रहा है, किसी के पास ऑप्शन है, देखो अभी क्या है ना, सप्लीमेंट का रोल क्या आता है मैं आगे बताता हूँ, उसका भी एक रोल रहता है, लेकिन सिर्फ मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, अपने को बस ये 100 ग्राम कंप्लीट करना है। अगर ये हो गया, ग्रोथ दिखेगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का दिखेगा, कोई सप्लीमेंट अलग से ऐड नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, इस वाले डाइट पे भी उतना ही अच्छा ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि प्रोटीन कंप्लीट कर दिया, अच्छी क्वांटिटी में कार्ब्स आ रहा है, कैलोरी सरप्लस क्रिएट हो गया, ग्रोथ दिखेगा। उसके बाद जितना डैमेज क्रिएट कर रहे हो उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। और समझ लो अभी जैसे अपना 2500 कैलोरी का ना, तो मैंने इसका वो भी निकाला कि टोटल इतना अगर ऐड कर लो तो टोटल इसका कैलोरी भी बनता है 680 मतलब एक 1700 पकड़ लो, ये टोटल जितना ये क्वांटिटी इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 1700 कैलोरी बन। अपने को चाहिए 2500 के ऊपर, जो राउंड अपन ने किया था, तो अभी तो और भी बहुत सारी जगह बाकी है, तो इसमें रोटी और एक्स्ट्रा कर लो, और भी कुछ चावल ऐड कर लिया, तो यहाँ पे प्रोटीन भी बढ़ रहा है। मतलब ये तो सोचने नहीं कि प्रोटीन कम पड़ने वाला है, अपने पास नॉर्मल खाना खा रहे हो, डाइवर्स सोर्सेज से आ रहा है कंप्लीट प्रोटीन, और मसल ग्रोथ, मतलब अपन ऊपर जाएंगे इसके। तो मैंने ऐसा मिनिमम बताया कि सिर्फ प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से इतना खाओगे तो ये हो गया काम। अभी कार्ब्स के पर्सपेक्टिव से तो अपने को 2500 करना है, कैलोरी सरप्लस क्रिएट किए बिना भी ग्रोथ नहीं होगा। तो जहाँ कैलोरी सरप्लस क्रिएट करोगे, ये प्रोटीन भी तो बढ़ेगा, हर चीज़ में प्रोटीन है, इवन फ्रूट्स में भी प्रोटीन है। 1.2 1.3 ग्राम रहता है, क्वांटिटी कम रहता है 100 ग्राम में, लेकिन वो वाला भी ऐड हो जाएगा फ्रूट्स ऐड कर रहे हो तो। वेजिटेबल्स में होता है कम होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा काउंट नहीं करते, लेकिन वो सब भी ऐड हो रहा है बॉडी में। तो जब अमीनो एसिड जा रहा है तो अमीनो एसिड जा रहा है, जब वो ब्रेक हो रहा है तो कहाँ से कितना आ रहा है वो नहीं देखते। तो जब कैलोरी सरप्लस क्रिएट किया तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्ब्स और फैट है ना, कार्ब्स और फैट अपने हिसाब से मैच कर सकते हो, वरना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर उसको मैं बताऊँ कैसे पोर्शन में। वरना देखो ऐसा है ना, जैसे समझ लो एक मैं जनरल बता देता हूँ, उसको ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं है। बाकी समझ लो कि जैसे अपना 2500 का है ना, अभी अपने को चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन, और 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है 4 किलो कैलोरी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये कितना हो गया 400 किलो कैलोरी। अभी अपने पास 2500 का था, इस 400 तो अपने को प्रोटीन से लेना पड़ेगा, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2100 किलो कैलोरी। अभी ये जो है ना 2100 किलो कैलोरी, ये आना चाहिए कार्ब और फैट से। तो कितना कार्ब्स ले रहे हो, आइडियली बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट उसको भी नहीं करना चाहता। बाकी देखो 70% जो इसको माइनस करने के बाद जो बचा, उसमें से 70% होना चाहिए कार्ब, 30% होना चाहिए फैट। तो ये आइडियली ऐसा रहेगा कि अच्छी क्वांटिटी में कार्ब्स मिल जाएगा, कि एनर्जी का भी हो जाएगा, और इतना फैट रहेगा कि अपना जो भी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना भी मत सोचो, बस ये है कि प्रोटीन 100 ग्राम चाहिए। कैलकुलेट कैसे करना है अभी ये तो मैंने लिख के बता दिया। कोई सा भी है ना, ऐसे कि ऐप्स आते बहुत सारे, हेल्दीफाई मी हो गया, या तो फैट सीक्रेट करके और ऐप्स है, उस पर खाना डालो, उसका पूरा कैलोरी प्रोटीन सब आ जाता है। तो आप जो डेली देखो, अपना डाइट चेंज नहीं होता रोज रोज, एक ही टाइप का डाइट रहता है, दिन भर में 4 रोटी 5 रोटी, कितनी रोटी, दाल चावल जो भी खा रहे हो वही रहता है। एक बार सब डालो खाना अपना, उसमें कैलकुलेट कर लो, इसमें इतना कैलोरी एक बार ऐड कर लिया। अब दिख गया कि हाँ मेरा तो बोला कि ऐसा कि समझ लो, और बहुत सारों का 2000 भी नहीं जाता, इसलिए पतले रहते हैं, ठीक है। तो 2000 कैलोरी समझ लो आया है। अब मेरे को 500 ऐड करना है, तो मेरे को उसमें कितना अमाउंट में, और बोले कि दाल ऐड करना है या तो मेरे को चावल ऐड करना है, उसमें डाल दो, कितना और प्लस कर देता हूँ। 2 कटोरी खा रहा हूँ तो मेरे को 2.5 कटोरी करना पड़ेगा। 4 रोटी खा रहा हूँ तो मेरे को 6 रोटी करना पड़ेगा। वैसा कैलकुलेट कर लो, मतलब बेस समझ में आ गया ना। तो देखो इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप जाके आप ऐप पे जाके ढूंढोगे तो समझ में आएगा क्या करना है, पहले जाके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि अपना कैलकुलेट कैसे करना है, क्या देखना है। लेकिन उसके बाद जो नॉलेज है ना, ये बेस क्लियर हो गया ना, तो ये सारे ऐप भी बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। TD कैलकुलेटर होता है, पहले नहीं मिलता था, खुद से करना तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। अब बस बोले कोई सा भी साइट खोला, उस पर जाकर डाल दिया। ये पता होना चाहिए कि कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना। लेकिन वो ये अभी अपन उसी को एकदम एक्यूरेट मान के नहीं चल रहे, वो एक अपना वर्किंग वो हो जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट कर सकते।
उसके हिसाब से। और दूसरा अब ये हो गया अपना न्यूट्रिशन का पार्ट। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, मसल गेन करना है। मैंने अभी तक कोई बात नहीं कि सप्लीमेंट की कोई हाई फाई कोई एक्सरसाइज नहीं करना, हाई फाई कोई डाइट अलग चेंज नहीं करना, जो खाना खा रहे हो वही। और जो खाना खा रहे हो ढंग से खाओगे तो पूरा क्वांटिटी मिल जाएगा कार्ब्स प्रोटीन फैट का। बस अपने को मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि अपना कम होता है, ठीक है। अभी जो खा रहे ना वो कम है, वरना मसल गेन हो जाता। तो बस एक बार मॉनिटर करना सीख जाओ ना कि इसको देखते कैसे, आपका खाने से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस ये कि एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंटेंसिटी, फोकस, चैलेंज सब, मतलब जब वर्कआउट सेशन कर रहे हो तो अपना सेशन होना चाहिए। मस्ती कर रहे हो 2 सेट के बीच में कर रहे हो, लेकिन जैसे डंबल पे हाथ रखा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे, वो मसल डैमेज वहीं पे क्रिएट होता है। सप्लीमेंट्स पे आते हैं, एक जनरल में बता रहा हूँ। सप्लीमेंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर और सप्लीमेंट एक से काम नहीं चलता, ठीक है। अगर सोच रहे हो सप्लीमेंट पे आने का तो समझ लो वे प्रोटीन हो गया। वे प्रोटीन अच्छा सप्लीमेंट ऑप्शन है। समझ लो कि कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मेरा ये 80 ग्राम ही रह जा रहा है प्रोटीन, ठीक है। एक स्कूप वे प्रोटीन ले लिया तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, बस वही काम है। तो अब ये नहीं रहेगा कि मैं जब ट्रेनर था वहाँ पे मेरे को मिलते थे, बोले अरे सर 2 डब्बे प्रोटीन खा लिए बॉडी नहीं बनी। तो भाई रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपने कितना प्रोटीन लिया। ये नहीं कि प्रोटीन के सप्लीमेंट में क्या लिया। ये 80 था, इसने उसको 1 स्कूप डाला तो ये 100 हो गया। अब ये जाके सबको बोलता फिरेगा कि प्रोटीन पाउडर खाया तो मेरा गेन हो गया, ठीक है। तो बोले कोई प्रोटीन के रिजल्ट है, कोई प्रोटीन के रिजल्ट नहीं है। बोलते ना कौन सा, बोला कौन सा सप्लीमेंट में प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, कोई सा भी अच्छे ब्रांड का ले लो, सब एक जैसे ही है। बासमती चावल है, इंडिया गेट का लो, दावत का लो, बासमती चावल है, क्वालिटी अच्छी है, दोनों का अच्छा बनेगा। सेम चीज़ है, वे प्रोटीन है, दूध से बनता है। दूध का जो जब वो उसको पनीर निकालते तो जो पानी बचा है वो वे प्रोटीन है। उसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। अब हर कंपनी वाला बोलेगा मेरा वाला अच्छा है वही बेस, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन ले रहे हो, वो भी मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट है नहीं, कैसा है थोड़े लेवल पे पहुँच गया, आप डेली खा सकते हो। और दूसरा चीज़, ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम इमीडिएट वर्कआउट के बाद ऑप्शन नहीं है खाना खाने का, तो कन्वीनियंस के हिसाब से रहता है वे प्रोटीन। तो ना तो वो कोई सप्लीमेंट का कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना तो उसके कोई साइड इफेक्ट है। वो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुल करने का एक सोर्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ना तो उससे मसल गेन होने वाला है, ना तो उससे कोई अलग से साइड इफेक्ट भी होने वाला है। लेकिन मसल गेन कब होगा, जब ये जो रिक्वायरमेंट है 100 का, वो 100 कंप्लीट हो रहा है। अगर वो खाने से कंप्लीट हो रहा है तो फिर आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, कि मतलब कि 100 ग्राम तो यहाँ से ले रहे हो, बोला कि मैं 120 ग्राम देता हूँ। मैंने बोला MED, मिनिमम इफेक्टिव डोसेज। 100 ग्राम के ऊपर जितना भी रिक्वायरमेंट है एडिशनल मसल क्रिएट नहीं कर रहा है। डैमेज क्रिएट किया, डिमांड बढ़ाया था, उसका डैमेज के हिसाब से रिपेयर कर दिया, हो गया काम। उसके बाद जो प्रोटीन होगा या तो वेस्ट होगा, एनर्जी उसका लॉस हो जाएगा, या तो बॉडी में फैट के हिसाब से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डालने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है, बस वो मेन रहता है। वे प्रोटीन का बस ये बेनिफिट ये रहता है, इमीडिएटली प्री वर्कआउट में ऑप्शन नहीं है। समझ लो दूर से आ रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है ट्रैवल करने का, बाहर ज़्यादा ट्रैवल होता है, वे प्रोटीन साथ में रख लो कि अपना प्रोटीन का, जैसे बाहर का खाने का पता नहीं कहाँ से क्या आने वाला है, प्रोटीन रहेगा एटलीस्ट एक टाइम का सोर्स बन जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है प्रोटीन, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो किसको ज़रूरत है, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना डाइट मेंटेन कर सकता है उसको ज़रूरत नहीं है। जो ट्रैवल कर रहा है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उनको अपना प्रोटीन सोर्स के हिसाब से एक ऑप्शन देखना है, तो वे प्रोटीन एक ऑप्शन है बस, ठीक है। वरना सोयाबीन भी उतना ही अच्छा ऑप्शन है। और सोयाबीन का जो चलता है कि बोले टेस्टोस्टेरोन कम कर देता है, उसके बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो डोसेज कितना ले रहे हो आप, एक दिन में कोई 2 किलो तो नहीं खा रहे हो, 100 ग्राम 200 ग्राम मैक्सिमम। 100 ग्राम भी बहुत भारी हो जाता है खाना, उतना खा रहे हो, बोले बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल ही है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। क्रिएटिन मैं बस बता रहा हूँ, क्रिएटिन का क्या है, क्रिएटिन लेने का स्टार्टिंग में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि क्रिएटिन करता क्या है, क्रिएटिन क्या करता है, जो आपके मसल है ना, मसल में आपका क्रिएटिन फॉस्फेट करके होता है, जो सेल्स में ATP मतलब एनर्जी जनरेट करने का जो रहता है ना, उसका पूल रहता है, तो उसको बढ़ा देता है। तो अभी ये बढ़ने से क्या होता है, मसल ग्रोथ होता है क्या, नहीं होता। बढ़ने से हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ सकता है। तो जो आपके 10 रैप लग रहे तो 12 रैप पे जा सकता है। उसके बाद बड़ा माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। तो अच्छा न्यूट्रिशन दोगे तो और बड़ा ग्रोथ होगा, उतना ही है। लेकिन स्टार्टिंग में उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंटेंसिटी इतना रख रहे हो कि खुद ही वो माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है। तो 1-2 साल तक तो सोचना ही नहीं किसी सप्लीमेंट के बारे में। एडवांस लेवल पे क्रिएटिन का काम ये होता है कि आपका इंटेंसिटी बढ़ा सकता है वर्कआउट का, वो ग्रोथ नहीं देगा डायरेक्टली, बस ये कि वो बड़े माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। तो और मल्टीवाइटामिन ले सकते हो अगर लग रहा है कि अपना बहुत ज़्यादा ऐसा कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं ऐड हो पा रहे डाइट में, सेफ रहेगा। एक मल्टीवाइटामिन कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लो, और एक दिन का फिर जो भी अपन खा तो रहे, जितना वेजिटेबल खा रहे, जितना फ्रूट्स खा रहे, इन केस कुछ कम पड़ता है तो वहाँ से आ जाता है। फिर उसके जितने भी रिसर्च हुए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक टैबलेट खाने का दिन में। बस ये है कि अगर इन केस कुछ कम है तो वो कंप्लीट कर देगा।
उस तरीके से। और अगर डाइवर्स सोर्सेस से अच्छे खाना खा रहे हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूसरा एक मैं जनरल बस बता रहा हूँ, कॉफ़ी का रहता है, अगर प्री वर्कआउट में समझ लो एनर्जी थोड़ा डाउन लगता है तो प्री वर्कआउट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा अपना 2 रुपये का कॉफ़ी का पाउच है, आधे घंटे पहले गर्म पानी में ले लो, थोड़ा सा वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वर्कआउट अच्छा जाएगा। अगर थोड़ा डाउन लग रहा हो तो डेली भी लेने की ज़रूरत नहीं, बस ये है। अभी ये सब हो गया अपना स्टोरी कंप्लीट, की मतलब कि एक्सरसाइज कैसे ग्रो होता है मसल, उसको न्यूट्रिशन कैसा देना चाहिए। तो अब अगर ये सब अपन कर लेते हैं तो उसके बाद ग्रोथ कैसा दिखेगा, मतलब कि आइडियली कितना वेट गेन होना चाहिए अपना 1 मंथ में। तो जो मैथमेटिकल टर्म में बात करके सब कुछ आइडियल अपन ने रेशियो सब सिनारियो सब देख लिए, सब मैच हो गया। तो आइडियली आपका 0.5% बॉडी वेट 1 महीने में ग्रो हो सकता है। तो समझ लो अगर ये 65 kg का पर्सन है तो उसका 1 महीने में इसका 0.5% हो जाएगा। तो मतलब ये बन जाएगा आपका 3 से 3.5 किलो के बीच का। मतलब अगर सब अच्छा किया तो 1 महीने में 3 से 3.5 किलो आपका वेट बढ़ जाएगा। और वेट बढ़ा स्टार्टिंग में, ये 3-4 महीना चलेगा, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा एडवांस होने लग गए, अब बॉडी भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी जो पहले ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर रही थी वो भी कम होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी भी अडेप्ट हो रही है। तो अभी यही चीज़ ड्रॉप होकर 0.25 पे भी पहुँच जाएगा। तो उसके बाद 6 महीने बाद देखोगे तो और स्लो हो जाएगा। तो मतलब कि जो पहले 3-3.5 के बीच में हो रहा था वो 1 से 1.5 किलो हो जाएगा, अगर सब अभी जितना बताया वो पूरा ढंग से कर रहे हो तो, है ना। तो इतना आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है। और इसमें भी ऐसा रहेगा पूरा एकदम प्योर मसल मास नहीं रहेगा, उसमें फैट भी ऐड होगा, क्योंकि जब भी कैलोरी सरप्लस क्रिएट कर रहे हो तो फैट प्लस मसल दोनों ग्रोथ है। कितना कैलोरी सरप्लस क्रिएट करो, कितने अच्छे न्यूट्रिशन को पार्टीशन किया है, उस पर डिपेंड करता है कितना आपका मसल ग्रोथ हो रहा है और कितना फैट ग्रोथ हो रहा है। मैंने क्या बोला, कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना है, एक समोसा खा लो 400 कैलोरी तो वहीं आ गया। तो लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर अपन ने कैलोरी सरप्लस के हिसाब से वो समोसा खा लिया, लेकिन अपन ने न्यूट्रिएंट सेक्रीफाइस कर दिए। जो अपन रोटी चावल या तो सब्जी से आने वाले थे, अपने जो मल्टीविटामिन जो जिंक और ये सब आने वाले थे वो नहीं आए। तो यहाँ पे फिर इस टाइप से जब ग्रोथ होगा ना तो क्या होगा, फैट ज़्यादा बढ़ेगा और मसल कम बढ़ेगा। तो एक होता है डर्टी बल्किंग। डर्टी बल्किंग मतलब कि बस जो दिखे खा लो, कि कैलोरी सरप्लस क्रिएट करना, बाकी कुछ नहीं। तो उसका ऐसा हो जाता है आगे से पेट बाहर, पीछे से पौंध बाहर। तो एक अगर देखना है जनरली कैसा होता है मसल गेन का, तो ये रहता है कभी भी पेट है ना चेस्ट के बाहर नहीं आना चाहिए। फैट गेन होगा लेकिन ये नहीं कि पूरा पेट बाहर आएगा, मतलब दिखेगा वो अच्छा ही, बस ये कि एब्स वैप्स थोड़े सा हिडन रहेंगे, क्योंकि मसल गेन के टाइम पे आपको एब्स नहीं दिखने वाले, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पेट बाहर आ जाएगा। इसलिए प्रोपोर्शन, मतलब कि 500-600 कैलोरी बढ़ा के स्टार्ट करो, कितना बढ़ रहा है, लग रहा है कि थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, ऐड करो। 300-400 कैलोरी, मतलब देखो 100 एक रोटी होता है, एक रोटी में होता है 100 कैलोरी। अभी समझ लो 2500 कैलोरी था, ठीक है, अभी लग रहा है थोड़ा और ऐड कर लो, 2 रोटी ऐड कर लिया, 2700 कैलोरी हो गई। इतना सिंपल है, बस ये होता है। तो वो जो ऑनलाइन कैलकुलेटर बताया उस पर अपना कैलकुलेट कर लो। ये जो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर्स आते हैं, हेल्दीफाई और ये फैट सीक्रेट, अच्छे ऑप्शन है, उस पर जाके खाने का वो देख लो, कैलोरी प्रोटीन और एनर्जी कितना है, मिल जाएगा। अपना डेली खाना अपने को पता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, रोटी चावल जो खा रहे हो वही खाने वाले, कुछ हाई फाई चेंज नहीं करना, कोई नए डाइट पे जाने की जरूरत नहीं। बस उसको एक बार ये देख लो पहले कि अभी जो खाना खा रहे हो उसको कैलकुलेट कर लो कितना कैलोरी आ रहा है, अपना कि मेंटेनेंस कैलोरी और इसका सरप्लस यहाँ से क्रिएट कर दिया। उसके बाद ये देखो कि इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो आप, रोटी ज़्यादा ऐड करना है, चावल ज़्यादा ऐड करना है, प्रोटीन के हिसाब से ज़्यादा ऐड करना है, सोया, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी आ जाएगा, कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना कार्ब्स ले रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, कितना एनर्जी आ रहा है, ये 4 चीज़ कवर हो जाती है। अभी उसके हिसाब से अपने वो ये देख लिया 1.5 के हिसाब से बॉडी वेट देखा है, बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ले लो। उसके बाद देख लो कि मेरा रिक्वायरमेंट 100 ग्राम का है, तो अभी मैं अभी जो खा रहा हूँ उसमें 80 ग्राम ही हो रहा है, थोड़ा सा पनीर बढ़ा लो, थोड़ा सा सोया बढ़ा लो, वो 100 हो जाएगा। इतना ही प्रॉब्लम है, अपना डाइट सब अच्छा ही है, लेकिन वो जहाँ पे कम पड़ रहा है उसको बैलेंस कर दो, वो सब बराबर हो जाएगा, मसल ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, अभी ये देखो ये सब हो गया, अभी ये हो गया अपना पूरा स्टोरी कवर। अभी जैसे मैं भी लेता हूँ ना, मेरा मैक्सिमम बस टारगेट ये रहता है कि मेरे को 110-120 ग्राम तक करना है, उसके ऊपर नहीं जाता। ऐसा है कि 2.2 उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ उस पर दिख गया, आपका इनफ कार्ब ले रहे हो, आपका फिर प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन मसल बिल्डिंग में काम आ रहा है, तो 1.2 से 1.7 1.8 बहुत हो गया। वो भी 1.7 1.8 जो एडवांस एथलीट रहते हैं उनके लिए। स्टार्टिंग में तो आपको 1.2 से 1.5, वो भी मैंने आधा ऊपर ही बताया आपको कि 1.5 से कैलकुलेट कर लो सेफ साइड। लेकिन अभी ये सब कर लिया, अभी क्या होता है, ये तो हो गया, मसल ग्रोथ हो रहा है, पता कैसे चल रहा है, ये इसलिए होता है आपका ट्रैकिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है। जब ट्रैक नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे 3 महीने बाद, लेकिन ट्रैक कर रहे हो तो फिर इंटरेस्ट बना भी रहता है। ट्रैक करना मतलब कि आपका वेट कितना है, बढ़ रहा है, तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि वीक में कम से कम 2 से 3 बार अपना वेट चेक कर लो और कहीं पे लिख के रखो,
ठीक है, क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं कर रहे तो ग्रोथ कैसे देखोगे? अपन ने सब सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट कहाँ से आते हैं? जब कुछ मेजरमेंट के लिए रहेगा नहीं तो अपने को प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अगर घर पे एक्सेस है तो डेली चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तो वीक में एटलीस्ट 2-3 बार तो करो, तो एटलीस्ट पता रहेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो हो गया। उसके बाद अपना जो इंच टेप है उससे अपने मेजरमेंट लेके रखो। अब मेजरमेंट आप एक बार लेते हो तो 1 महीने में एक बार लिया ना, तो आपको 2-3 महीने बाद लो। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ स्लो होने वाला है, लेकिन वो मेजरमेंट भी एक रिकॉर्ड रहता है। तीसरा रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखो, अपना फोटो लेके रखो, सीधा खड़े, फुल साइड जो भी है, वो अभी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। 1 साल बाद जब मसल बन जाएगा ना, तब दिखेगा पहले कहाँ पे था ये। तो मतलब ये रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, तो प्रोग्रेस आप मेजर कर सकते हो, वरना फिर ये रहता है पहले इतना करता था, अभी इतना करता, पता ही नहीं। अपने वर्कआउट के रिकॉर्ड होने चाहिए। लास्ट टाइम जो सेशन था उसमें कितना वर्कआउट उठाया किया था, उसमें से कौन सा कितना रेप लगे थे, कोई पूछे तो फट से आना चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट टाइम जो चैलेंज क्रिएट किया उसके ऊपर जाना है तो पिछला वाला पता तो होना चाहिए, है ना। तो अभी जैसे 10 किलो से मैंने अगर समझ लो ओवरवेट किया है, अब मेरे 10 रेप लगे थे, अब मैं भूल गया पिछली बार क्या किया था, तो अगली बार चैलेंज कैसे क्रिएट करोगे? तो पिछली बार का याद होना। इसलिए वर्कआउट भी बहुत चेंज नहीं करते। समझ लो प्राइमरी मूवमेंट्स होता है ना, अपने जो बड़े वाले मूवमेंट्स होंगे उसको 6 महीने तक एक ही रखो, उसमें प्रोग्रेस होता रहेगा। एक्सेसरी मूवमेंट्स है उसमें चेंजेस कर सकते हो आप 3 से 4 महीने में। ठीक है, चेंजेस मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये हटा के पूरा शोल्डर के छोड़ दिया, कुछ दूसरा वेरिएशन ले लो उसका, ठीक है, उतना ही। लेकिन प्रोग्रेस देखना, एटलीस्ट 3 से 4 महीना एक वर्कआउट पे रुको और उसको चैलेंज बढ़ाते रहो, क्योंकि 3 से 4 महीने तक आ जाएगा कि उतना रहेगा कि वहाँ पे फिर पीक ऐसा आने लगता है कि अब इसके ऊपर ग्रो ही नहीं हो रहा, तो अपन थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे प्राइमरी मूवमेंट में चेंज करना है, प्राइमरी मूवमेंट में कैसे चेंज कर रहे हो? स्क्वाट कर रहे हो, स्क्वाट भी 2 टाइप के कर सकते हो। एक लो बार स्क्वाट होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रखा नीचे की साइड, तो वो पूरा मैकेनिक्स अलग हो जाता है वो स्क्वाट करने का। और एक होता है हाई बार मतलब कि यहाँ पे रखा, ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे, इतना जो डिफरेंस आया ना, उसमें पूरा मैकेनिक्स अलग हो जाता है। जब लो बार रहेगा तो बॉडी थोड़ा आगे ज़्यादा टिल्ट रहेगा, ग्लूट्स ज़्यादा यूज़ होंगे, हैमस्ट्रिंग ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे सीधा हुआ बॉडी, वो क्वाड्रिसेप पे ज़्यादा लोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो गया, बस इतना ही वेरिएशन। लेकिन उसमें ऐसा कि पूरा मैकेनिक्स अलग हो गया, चैलेंज अलग आ जाएंगे। अब उसका प्रोग्रेस देखो 3 से 4 महीना ऐसा करके। लेकिन वो प्रोग्रेस देखने के लिए रहता है, लास्ट टाइम जो चैलेंजिंग वेट था उसको आगे बढ़ाना है। अब उसके आगे बढ़ाने के लिए पिछला तो पता होना चाहिए कहाँ पे था। तो जब आप वर्कआउट करने भी आ रहे हो ना, आपको पिछला आपका एक्सरसाइज पता होना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, जब चीज़ मॉनिटर नहीं करोगे तो प्रोग्रेस कैसे देखोगे उस चीज़ का? तो इसलिए ये रहता है, बोर होने का मेन पर्सपेक्टिव रहता है, अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उस चीज़ का। और जब वो ग्रोथ दिखता ना, समझ लो अपन ने कोई फोटो लेकर रखा था, 1 साल बाद वही फोटो वापस देखो, किसी और से कंपेयर नहीं करना, सबका बॉडी अलग है, अलग अलग लेवल पे आपको ग्रोथ दिखेगा, लेकिन आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ ही है। लास्ट ईयर जो फोटो है, अगर इस ईयर भी वही दिख रहा है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। लेकिन अगर वो डिफरेंस दिख गया, प्रोग्रेस हुआ है, वो एक मतलब 3-4 महीने का भी फोटो देखो तो डिफरेंस दिखेगा, लेकिन 1 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है अगर प्रॉपरली किया है तो खुद ही एक मोटिवेशन बन जाता है कंटिन्यू करने का। तो मेजरमेंट्स लेना भी उतना ही ज़रूरी है कि आप क्या ट्रैक कर सकते हो। तो ट्रैक करना और भी बहुत सारी, लेकिन ये बेस है। एक फोटो लेके रखो, अपने इंचेस में मेजरमेंट लेके रखो, वेट मॉनिटर करते रहो, आपका वर्कआउट का रिकॉर्ड होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या ले रहे हो वो भी एक पता रहना चाहिए। ये कर लोगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर सब जो भी बता रहा है ऊपर नीचे सब इसी के आसपास घूमने वाली चीज़ है। ये बेस है, ये फंडामेंटल क्लियर हो गया, यहाँ पे मसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा और एकदम हाई क्वालिटी का मसल ग्रोथ। ठीक है, इसके ऊपर जो सब बता रहे हैं कि बाइसेप, देखो बाइसेप करना है, अभी ये होता है बाइसेप का मूवमेंट। ठीक है, अभी कोई बोलेगा कि बाइसेप को ऊपर लाके ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट कर दो, तो ये स्क्वीज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर आएगा, लेकिन उसका कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। अगर ये मूवमेंट सही कर लिया, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक बराबर है, चैलेंज क्रिएट कर दिया, उस पर लास्ट के 2-3 रेप में आ रहा है वो चैलेंज, वो ग्रोथ हो जाएगा। अब ये सब देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ से ऐसा मारो, ये इंक्लाइन मारो, डिक्लाइन मारो, वो सब आगे की स्टोरी। अपन जब वेरिएशन चाहिए, लग रहा है एक मूवमेंट पे अटक गए हैं, इसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा, थोड़ा वेरिएशन लेके आ जाओ। हैमर कल कर लो, बाइसेप कल कर लो, तो डिफरेंस ये नहीं है, एल्बो फ्लेक्शन हुआ है, मसल पे चैलेंज आया है, ग्रोथ दिखेगा। ये तो वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस करो अपने इसके हिसाब से देख सकते हो कि अगर मतलब जहाँ पे लग रहा है कि अब इसके ऊपर बढ़ भी नहीं रहा है, या तो उस वर्कआउट से बोर हो गए, तो उसका कोई वेरिएशन देख लो। अपने को मसल को चैलेंज करना है। ठीक है, जैसे वेरिएशन आएगा थोड़ा सा वो रहेगा कि थोड़ा सा डिप होगा, क्योंकि मूवमेंट चेंज हो गया, अब वहाँ से वापस ऊपर उठने लगेगा। तो ऐसे करके वेरिएशन ला सकते हो, 3 से 4 महीने में वेरिएशन ला सकते हो। बड़े मसल होंगे जैसे डेडलिफ्ट स्क्वाट ही हो गया, 6-7 महीने बाद इसके वेरिएशन, मतलब ऐसे वेरिएशन, हाई बार है, लो बार ट्राई कर लो। डेडलिफ्ट भी ऐसा है कि रेगुलर लगा रहे हो, सुमो वाला ट्राई कर लो, ऐसा। तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, बस अपने को चैलेंज क्रिएट करना है। और जहाँ पे प्रोग्रेस दिख रहा हो, प्रोग्रेस आया तो ये ग्रोथ दिखेगा, बस यही है। ठीक, ओके, डन, ओके,
अभी देखो ये क्या है ना, ये बेस बन गया, इसके ऊपर आप जो भी करोगे ना वो सब इसके ऊपर रहता है। ये समझ में आ गया ना, इसके साथ कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता आपको। अगर बोले कि ये वाला डाइट फॉलो कर ले, घर का डाइट है, प्रॉपर जहाँ कुछ कम पड़ा है, रिजल्ट नहीं आया है, उसको बराबर कर लो, खाने का कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट आ जाएंगे। सप्लीमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट एक कन्वीनियंस का ऑप्शन देता है। उसके ऊपर ये जो जितना मैंने क्रिएटिन वे और ये बताया, इसके ऊपर जो भी है ना, कोई रिजल्ट नहीं उनके। सिट्रुलिन मैलेट हो गया, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत कम रिजल्ट है, पैसा लगता है, कोई मतलब नहीं निकलता लेने का। बेस क्लियर है, पूरा रिजल्ट यहीं से आने वाला है। तो समझ लो 2-3 साल बाद जब दिख रहा है कि अरे और कुछ ग्रोथ चाहिए, और क्या ऐड कर सकते, वहाँ पे थोड़ी स्टोरी चेंज होती है एडवांस लेवल। स्टार्टिंग में यही है, तो 2-3 साल तो सोचना ही नहीं है। घर का खाना, रेगुलर वर्कआउट, जिम नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट जो ग्रोथ हुआ उसको मेंटेन तो करो। आधा घंटा कुछ भी कर लो, पुशअप कर लो, कुछ भी, मतलब वो बॉडी स्टिमुलेट करना ज़रूरी है उसको मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है। एक हफ्ता कहीं बाहर जाना हो गया, नहीं आ पा रहे, बाहर कर लो वर्कआउट, आधा घंटा तो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं, बस। तो एटलीस्ट जब वापस आ रहे हो तो वहाँ से चालू करो जहाँ पे छोड़ा था, वरना जीरो से वापस माइनस से चालू करना पड़ेगा। ये रहता, ठीक। डन। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर हफ्ते में एक बार एक ही वो मसल टारगेट हो तो ठीक है, चलेगा। मिनिमम वही बोल रहा हूँ, मिनिमम 4 डेज कर रहे हो तो भी चल जाएगा। उसको कैसा है ना, अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो एक बार भी बहुत हो गया, अच्छा खासा डैमेज कर दिया। अब उसके बाद लगता है किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप में ग्रोथ ज़्यादा देखना है तो उसको आप 2 बार कर सकते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, एक बार अच्छे से कर दिया, सेशन कंप्लीट किया, जैसा मैंने बताया इंटेंसिटी पूरी है, उसके बाद ग्रोथ देखना आपको, रिकवरी और आपका न्यूट्रिशन, बस। तो स्टार्टिंग में तो 6 महीना सोचना ही नहीं, अरे आ रहे हो कर रहे हो, बस ये कि आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वर्कआउट के टाइम पे, और आपका डाइट प्रॉपर हो गया, ग्रोथ दिखना ही दिखना है। मतलब ऐसा कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो पाए इसके, यहीं पे पूरा बेस है। और ये सीखने में लगता है टाइम, जिसको समझ में आ गया वो अभी से उसको ग्रोथ दिखेगा, वरना 5 साल के बाद भी कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अपन एक फैक्टर छोड़ते हैं, समझ लो वर्कआउट रेगुलर कर रहे हो लेकिन न्यूट्रिशन पे नहीं है, रिकवरी नहीं हो पा रही है, सो नहीं रहे ढंग से, तो भी वो लिमिटेशन बन जाते हैं। तो मतलब प्रॉपर रिकवरी हो रही है, आपका प्रॉपर ये हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, न्यूट्रिशन ठीक हो गया, घर के खाना, ठीक है, बाहर का वैसा नहीं। तो वीक में, और देखो कोई सा भी खाना खराब नहीं होता, ठीक है, इवन बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, डिपेंड करता है, कैलोरी सरप्लस है उसको, वो क्रिएट हो गया है, बस ये होता है कि उसकी जगह क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि अगर उसके ऊपर खाओगे तो फैट गेन ज़्यादा होगा। वही बोले कि अभी लिमिट कर देता हूँ मैं 2500 पे, तो जो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे खाने से आने वाले थे वो लिमिट हो गया, बस उतना ही है। तो समझ लो वीक में 1-2 बार खा रहे हो तो कोई इशू नहीं बनता वो, लेकिन जो अपना बेस होता है वो बेस हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो बाहर 1-2 बार खा लिया तो उससे कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि लाइफ चलती रहेगी, तो उसके साथ जो चलेगा साथ में वही आगे तक जाएगा, है ना। तो वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट रेगुलर है, नहीं आ पा रहे हो तो देखो जिम स्किप हो रहा है, वर्कआउट स्किप नहीं होना चाहिए, बस होता है। तो जिस लेवल पे हो एटलीस्ट उस लेवल को मेंटेन भी करके वापस आ रहे हो तो खुद ही एक प्रोग्रेस का वो बन जाता है, वरना वापस नेगेटिव पे आ जाता है, ठीक।